में क्या अहमियत दी जाती थी तालीम? हेलो मेरे दोस्तों, मैं हुज़ैफ एचएमआरडी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम हैं धार शहर में मौलाना आज़ाद कॉलेज पर और यहाँ पर आने का मकसद मैं आपको बताता हूँ कि आज हम जो है तो एक इंटरव्यू लेने वाले हैं डॉक्टर मोहम्मद सिराज सौदागर साहब का। लेकिन उनका इंटरव्यू का और ये कॉलेज का क्या रिलेशन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो कॉलेज है तो इसकी बुनियाद उन्होंने ही रखी हुई है, इसलिए यहाँ पर आना भी ज़रूरी था। और इसी कॉलेज से हम पढ़कर यहाँ से गए हैं। हमारी 11वीं और 12वीं क्लास जो है तो इसी मौलाना आज़ाद कॉलेज से हुई है, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। यहाँ का लुक आपको हम जो है तो वीडियो में बताएंगे कि कॉलेज अंदर से कैसी दिखती है, यहाँ पे कौन कौन काम करता है। तो बस यही मकसद था हमारा ये कॉलेज में आने का। तो अभी जो हम हैं तो मौलाना आज़ाद कॉलेज धार में वालेकुम अस्सलाम। ये है धार शहर के मौलाना आज़ाद कॉलेज। इसी कॉलेज से जो है तो हमने तालीम हासिल करके यहाँ से गए हैं। और अभी जो आज जो इंटरव्यू है तो धार शहर के जानी मानी हस्ती जिन्होंने इस कॉलेज की बुनियाद रखी है, डॉक्टर सिराज सौदागर साहब, आज हम उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। और इंटरव्यू के साथ में ये जो कॉलेज का लुक है कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं, कैसे है, तो वो बताने की कोशिश करते हैं सर। हमारे ज़हीर सर है, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है जब जाकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सर का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। चलिए, हमारे सर है मुजाहिद सर। मैं सर का एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि सर ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है। बिल्कुल, तो हम चाहते हैं कि सर और ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकाले जो फिर ऐसे काम करें। बिल्कुल, हम इंशाल्लाह कौम के मरते दम तक खिदमत करते रहेंगे, बेहतर हीरे निकालने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। चलिए सर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हुज़ैफ एचएमआरडी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज जो है तो मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने वाला हूँ जो धार शहर के रहने वाले हैं। आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुने होंगे कि एक इंसान गरीब रहता है फिर अमीर बनता है, लेकिन ये जो है कहानियों में अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई इंसान एक गरीब फैमिली से निकलकर एक अमीर बनता है, किस तरीके से बनता है, उसको कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग ज़माने में ऐसे भी पैदा होते हैं जो डॉक्टर तो खुद बन जाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके जैसे और डॉक्टर ज़माने में पैदा हो। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो ऐसी एक शख्सियत है हमारे पास में जो खुद डॉक्टर तो बने हैं, लेकिन डॉक्टर बनने के साथ साथ में उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे बहुत सारे हज़ारों बच्चे वहाँ से निकलते हैं, अपनी पढ़ाई तालीम कंप्लीट करते हैं और अलग अलग कोर्सेस में अपना दाखिला लेते हैं। तो ये सोच का जो इंसान है ना, तो ज़माने में कभी कभी पैदा होते हैं। और ये शख्सियत जो है तो आज मेरे साथ में मौजूद है। उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, वो डॉक्टर मोहम्मद सिराज सौदागर साहब। इनकी जो ज़िंदगी की पूरी कहानी है, एक कहानी के अंदाज में आपको हम सुनाने वाले हैं। इनकी ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ जो शायद आपको पता ना होंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनके बारे में आपको जानना चाहिए तो आप ये इंटरव्यू को पूरा देखिए। तो मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ डॉक्टर मोहम्मद सिराज सौदागर साहब को। यस सर। वालेकुम अस्सलाम। बस कि आपका सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमको अपना कीमती वक्त दिया इंटरव्यू के लिए। शुक्रिया कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मेरे पास आए जी, या मुझे आपके पास बुलाया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं डॉक्टर साहब आपके बचपन के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं आपके घर के हालात कैसे थे, आपके माँ बाप का क्या दौर था उस वक्त में, क्या काम करते थे आपके परिवार वाले? मेरी पैदाइश जब हुई जी 1964 में जी, तो मेरे माँ बाप तो बहुत गरीब थे जी और एक हकीकत मैं आपको बता दूँ, जी, मेरे नाम से जो जुड़ी हुई हकीकत है,
मेरा नाम सिराज क्यों रखा गया? अच्छा। जिस वक्त मेरी पैदाइश हुई उस साल धाड़ के अंदर बिजली के खंभे लगाए गए थे। अच्छा। ये एक हकीकत हाँ, है। हाँ, हाँ। उसकी मुनासिबत से मेरे वालिदैन ने मेरा नाम सिराज रखा था। धाड़ के अंदर जैसे चिराग रोशन हुआ उस हिसाब से मेरा नाम सिराज रखा गया। बहुत बड़ी बात है। ये मेरे नाम की हकीकत है। और मैं एक इंतहाई गरीब खानदान में पैदा हुआ जी। और आपके सामने हूँ। बिल्कुल। अभी दौर तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का है, लेकिन आप इतने आगे आपने तरक्की की, तो उस वक्त में दौर कैसा था? स्कूल का दौर, एजुकेशन का दौर, वहाँ पे उस वक्त में क्या अहमियत दी जाती थी तालीम को? तो तालीम को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। अच्छा। पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे जी। और सब तरफ जो है तो जहालत का दौरा था। जी। और कुछ ही बच्चे स्कूल से मोहब्बत करते थे, जिसमें से हम भी एक थे। अच्छा। तो जब हम 5 साल के हुए जी। तो हमारी बड़ी बहन थी, तो हमारी बहन स्कूल जाया करती थी। जी। तो वक्त के पहले हम उनके साथ जाना शुरू कर दिए स्कूल। 4.5 साल में, 5 साल में। क्या बात। तो हमारी जहानत को देखकर हमारे उस्ताद ने हमारा फिर एडमिशन कर लिया पहली क्लास में। अच्छा। इस तरह से हमारा स्कूल का दौर शुरू हुआ। जी जी। अब स्कूल का दौर शुरू हुआ तो हमें हमारे जो उस्ताद थे जी। मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे उस्ताद हमको मिले, जिसकी वजह से हम चमक पाए। पहली क्लास से 7वीं क्लास तक वही उस्ताद एक पूरी क्लास को ले जाया करते थे। अच्छा। पहली क्लास भी वही पढ़ाते थे, उसके बाद में सेकंड में हम गए तो उन्होंने ही पढ़ाया हमको, थर्ड में गए तो उन्होंने पढ़ाया, फोर्थ में गए तो उन्होंने पढ़ाया। इस तरह से 7वीं तक का एक ही उस्ताद की पढ़ाई हमको मिली और बहुत अच्छे तरीके से हमको उन्होंने निखारा। अच्छा। इस तरह से हम 7वीं पास हुए। अच्छा। उस्ताद का नाम क्या था आपके? हमारे उस्ताद का नाम सुलेमान अंसारी, देवल घाट के रहने वाले। अच्छा। और आपका जो तालीम हुआ है तो धाड़ में हुआ या देवल घाट में हुआ? हमारी तालीम धाड़ की जिला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल में हुई। अच्छा। उस दौर में जो किताबों को अहमियत देते थे लोग, लेकिन जैसा घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं था। अच्छा। जो कुछ पढ़ना है स्कूल में पढ़ो, बाद में घर पे कोई पढ़ाई का माहौल नहीं था। और माँ बाप तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि भाई हमको पढ़ाए या ट्यूशन ले या ट्यूशन पे भेजे। जो भी पढ़ना है स्कूल में हम पढ़ लो, बस उतना ही था। अच्छा। तो आपके दिमाग में कब आया ऐसे कि जैसे अभी बहुत सारे बच्चे रह गए आपके साथ में स्कूल में, तो आपने कब सोचा ऐसा है कि चलो मुझे आगे पढ़ना चाहिए? या ऐसा भी होता है ना कि जो माँ बाप अपना काम करते तो बच्चे वो काम भी करते, तो आपने क्यों सोचा और कब सोचा था? स्कूल में जब हम जाने लगे जी, जैसे जैसे दिन बीतने लगे, जैसे साल बीतने लगे, तो हमें होश आने लगा, हमें पढ़ाई में मज़ा आने लगा। कुदरती बात थी। और हमारे साथी अच्छे हमें पढ़ने वाले मिले थे, उस्ताद अच्छे पढ़ाने वाले मिले थे। अच्छा। इसके लिए हमको शौक़ पैदा हुआ। अच्छा। फिर 7वीं पास हुए हम। 7वीं पास होने के बाद में जब 8वीं में गए तो 8वीं क्लास उस वक्त धाड़ में खुल चुकी थी, लेकिन मैथ के टीचर नहीं थे। अच्छा। मैथ के टीचर थोड़े लेट आए यहाँ पे, तो उस दौरान हमारे भाई जो टीचर थे, हमारे बड़े भाई टीचर थे। अच्छा। तो उन्होंने सोचे कि भाई मैथ के टीचर नहीं है तो 8, 9, 10 8, 9 तो समझ गया, लेकिन 10th में बच्चा फेल हो जाएगा। हाँ। तो इसलिए हमको उन्होंने बुल्ढाना में डाल दी। अच्छा। बुल्ढाना में कौन से कॉलेज में? बुल्ढाना में उर्दू हाई स्कूल बुल्ढाना। अच्छा। तो हमने हमारे 8वीं 9वीं 10वीं की पढ़ाई बुल्ढाना में मुकम्मल की। और हमारी खुशकिस्मती ऐसी कि यहाँ सुलेमान अंसारी नाम के उस्ताद हमको अच्छे मिले, ईमानदार हाँ। पढ़ाने वाले। उन्होंने हमें अच्छे तरीके से हमारा जो बेसमेंट है, जो हमारा जो पाया है, बहुत मजबूत की है। अच्छा। बुनियाद बहुत मजबूत की है हमारी। अच्छा। हमें उर्दू अच्छी तरीके से आने लगी। पढ़ना एक चीज़ है, समझना एक चीज़ है। बिल्कुल। उर्दू, इंग्लिश, मराठी, ये चीज़ें जो है तो जो बुनियाद होती है इसकी बहुत मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई उर्दू आ गई नहीं, उर्दू पढ़ना और उसको समझना। अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ें हमारी पुख्ता हो चुकी थी। जी। फिर हम 8वीं में बुल्ढाना में हमारे भाई ने हमारा एडमिशन करा दिए। अच्छा। फिर बुल्ढाना में हमने 8, 9, 10 तो हमें वहाँ हाई स्कूल के जो अच्छे टीचर थे, तो सबसे अच्छे टीचर हमको मजरुल हक अंसारी नाम के टीचर वहाँ मिले। अच्छा। वो हमारे क्लास टीचर भी थे और हमारी इंग्लिश और साइंस ये पीरियड हमारे लिया करते थे। उन्होंने हमें और बहुत निखारा।
अच्छा, अच्छे तरीके से हमने पढ़ के वहाँ से मैट्रिक का इम्तिहान दी। आपका सपना क्या था बचपन में? क्या ऐसा हुआ आपके साथ में कभी कि आपने बचपन में सोचा कि भाई मुझे पुलिस बनना है, लेकिन आप अचानक डॉक्टर की फील्ड में आए? हम पढ़ते थे तो हमारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हम डॉक्टर बनेंगे, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारे गांव धाड़ में 2 डॉक्टर भाई थे, अच्छा, डॉक्टर नज़ीर और डॉक्टर बशीर। अच्छा, तो डॉक्टर नज़ीर के फर्जंद हमारे साथ पहली क्लास से लेके तो 7वीं क्लास तक एक साथ हमने पढ़े, और 8वीं से हम लोग बुल्ढाना चले गए और वो यहीं रह गए। लेकिन जब 9वीं 10वीं वो 10वीं जब वो भी पास हुए, हम भी पास हुए, तो उनका एडमिशन उनके वालिद साहब ने BUMS में मालेगांव को करा दिए। अच्छा, तो तब हमें जाकर जाग आई कि भाई हमने भी डॉक्टर बनना चाहिए। अच्छा, अब डॉक्टर तो बनना चाहिए, लेकिन किस टाइप का डॉक्टर बनने चाहिए ये भी हमें समझता नहीं था। बिल्कुल, भाई दोस्त बन रहा डॉक्टर है, इसके लिए हमको डॉक्टर बनना है। तो इस तरह से फिर उनके एडमिशन के बाद 1 साल के बाद हमारा एडमिशन मालेगांव में BUMS में हुआ। और देखिए, आपका कोई ऐसा बचपन का कोई किस्सा सुनाइए जो आपको अभी तक याद है। मतलब कैसे कि बचपन में इंसान गरीबी के दौर में थे जैसे, तो उस वक्त में कोई किस्सा आपको याद है आपके साथ में जो हुआ है और अभी तक याद है आपको? कोई भी ऐसे आपकी मेमोरी? गालिबन हम 4थी क्लास में थे, तो हम 3 दिन हमारी एब्सेंट हो गई स्कूल की। एब्सेंट हो गई तो फिर इस स्कूल के बच्चे हमको बुलाने के लिए आए। तो जनाब ने बुलाए, जनाब बोलते थे हम, जनाब ने बुलाया, तुम गैर हाजिर क्यों हो गए 3 दिन? तो हमने बोला भाई फीस के पैसे नहीं हमारे पास। उस वक्त 20 पैसे फीस की हुआ करती थी। अच्छा, 20 पैसे फीस की हुआ करती थी। 20 पैसे देने के लिए नहीं, 3 दिन हमने मांगे हमारे वालिदैन को। अच्छा, 20 पैसे फीस के हमको नहीं मिले तो हम नर्वस हो गए। फिर हमारे वो बच्चों ने जाके हमारे सुलेमान अंसारी सर जो थे उस्ताद, उनको बताएं कि भाई वो इसलिए एब्सेंट है, उनके पास आप फीस मांग रहे हो और 20 पैसे फीस देने के लिए नहीं है। वाकई बहुत बुरा हाल था उस वक्त। अच्छा, हकीकत में नहीं रहते थे पैसे। अब तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उस वक्त बिल्कुल नहीं रहा करते थे पैसे। फिर वो उस्ताद जो हमारे बड़े गहरी सोच के थे, अच्छा, वो तो हमें बहुत चाहते थे, स्टूडेंट अच्छा है, पढ़ने वाला है। तो उस्ताद ने फिर वो बच्चों को रिटर्न भेजे कि जाओ उनको बोलना आपकी फ़ीस मिल गई। फिर इस तरह से हम वापस स्कूल गए। तो ये जब भी मैं सोचता तो मुझे बहुत ये होता कि भाई ऐसा भी वक्त अपना गुजरा है। बिल्कुल बिल्कुल। खुशी का पल कौन सा था ऐसे जो बचपन का याद है आपको, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे? 7वीं क्लास में फर्स्ट नंबर से पास हुए, जब हमारे हाथ में वो रिजल्ट आया तो हम बहुत खुश थे, बहुत खुश। उस दिन हमको घी की रोटी मिली खाने, चावल भी मिले और सब कुछ मिला। मतलब उस दिन आपको घी की रोटी मिली? हाँ, मतलब किस तरह? जवार की रोटी खाने को मिलती थी, गरीबी बहुत थी। घी की रोटी हमको कभी कभार मिलती थी। त्यौहार जो हुआ करते थे उस जमाने में, बड़े बुड्ढों के त्यौहार, ईद का त्यौहार, काफ़ी त्यौहार मनाए जाते थे। मुहर्रम का त्यौहार, ये वो सब मनाया जाता था। तो हमारे वालिदा हमको वो उस त्यौहार के मौके पर गेहूं की रोटी हमको खाने के वास्ते मिलती थी। जवार की रोटी खाने को मिलती थी, गेहूं की रोटी बिल्कुल नहीं मिलती थी। गेहूं की रोटी के लिए हम तरसते थे कि भाई गेहूं की रोटी मिले, चावल मिले, ये सब कुछ नहीं मिलता था खाने के लिए। कुछ वक्त मतलब आपने कौन कौन से काम किए हैं अभी तक उस दौर में? जैसे कौन कौन से काम किए आपने, एक्सपीरियंस कैसे रहा आपको? हाँ देखिए, जब हमारी गुर्बत थी, हमारे माँ बाप जब गरीब थे, तो हमारे माँ बाप तो किसान थे। हमारी वालिदा तो मजदूरी करती थी खेत में, हमारी बहनें मजदूरी करती थी खेत में, और हमारे वालिद जो थे तो छोटे से टेलर थे। समट टेलर उनका नाम से जानते थे, समट टेलर के नाम से मशहूर थे। तो हमारे वालिद साहब, एक टेलर साहब की दुकान थी। अच्छा। उनके अंदर 3-4 मशीनें हुआ करती थी। तो हमारे वालिद साहब उनके दुकान के चबूतरे पर एक मशीन टिकाकर, मशीन रखकर, हमारे वालिद साहब वो मशीन पे दिन भर जो भी जूना पुराना सिला के जो पैसे मिलते थे 10-5 रुपए, वो लाके हमारा गुजर औकात होता था, और वालिदा की मजदूरी पर। तो हमने उस वक्त हमने भी वालिदा के साथ काम किए खेतों में। अच्छा। मजदूर के पीछे जो कचरा काड़ी फेंका जाता वो हमने किए, बैल चराने का काम हमने किए, बकरियां चराने का काम हमने किए, और पहाड़ में से जंगल में से लकड़ी लाने का काम घर पे, जो आजकल तो काफ़ी वक्त बदल गया। आजकल तो गैस के सिलेंडर है, सीगड़ी है, ये सब बातें हैं। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, तो उस वक्त घरों में चूल्हे जला करते थे। अच्छा। तो हम लकड़ियाँ लाते थे जंगल से,
मान लो कोई त्यौहार आया भाई, अभी ईद का त्यौहार आया, गोश्त आएगा, फिर हलीम पकेंगे, तो उसके लिए हमने जंगल से लकड़े ला के रखना पहले स्टॉक। हलीम हाँ पसंद है? हाँ, हलीम हम मिल जाया करती थी ना, अच्छा त्योहार के दिन मिल जाया करती थी हलीम। तो इस तरह का हमारा बचपन गुजरा। अच्छा। उसके बाद में 11-12 कहाँ से किया आपने? देखिए उस दौरान जो है 11-12 भी हुआ करती थी, लेकिन हुआ ऐसा कि BUMS जो ये कोर्स है जी। उस वक्त मैट्रिक के बाद हुआ करता था, अच्छा, SSC के बाद। डायरेक्टली। हाँ, और वहाँ पे प्री मेडिकल बोल के, प्री तिब बोल के 2 साल का कोर्स, वो कॉलेज जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में 2 साल का कोर्स कराया जाता था, जिसके अंदर BSc 11-12 का कोर्स हुआ करता था। प्री मेडिकल जिसको यूनानी में प्री तिब बोला जाता था, तो वो प्री तिब होने के बाद में प्रोफेशनल कोर्स हमारा 5 साल का होता था। BUMS फर्स्ट ईयर, BUMS सेकंड ईयर, BUMS थर्ड ईयर, BUMS फोर्थ ईयर, BUMS फाइनल ईयर, और उसके बाद में BUMS फाइनल ईयर होने के बाद में 6 मंथ की इंटर्नशिप लगा करती थी। तो हमारा दाखला जो है तो मैट्रिक के बाद, वो हमको 11-12 करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, ये शायद ये आज के बच्चों को मालूम नहीं है, क्योंकि आप क्या है, सरकार के कायदे कानून, सरकारें बदलती है, कायदे कानून बदलते, सरकार दिन से दिन अच्छे से अच्छा करना चाहती है हर सरकार। तो अब ये सरकार ने ये जो भी कोर्सेज है, BUMS, BAMS, BHMS, MBBS तो पहले से समझो जो है उनका कानून, लेकिन अब ये बाकी के सब कोर्स जो है तो ये पूरे नीट पर हो चुके हैं कोर्स। नीट का एग्ज़ाम दो, नीट के एग्ज़ाम से आप मेरिट में जैसे भी आपके नंबरात आएंगे आपको एडमिशन मिलेगा। तो अब सब 12वीं के 11-12 आप करो साइंस से कहीं भी, और नीट का एग्ज़ाम दो, नीट से आपको जो नंबरात मिलेंगे उस हिसाब से आपका BUMS में, BHMS में, BAMS में, MBBS में एडमिशन होगा, BSc नर्सिंग में होगा, MSc जो भी जैसे भी है मेडिकल कोर्सेज, जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज है सब नीट पर हो चुके हैं। उस वक्त हमारे ज़माने में नीट नहीं था। अच्छा अच्छा। MBBS को अगर जाना होता था उस वक्त 12 की जो मेरिट लिस्ट होती थी उस पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ करता था। अच्छा, लेकिन उसमें फिर सरकार ने नीट कर दी सबके लिए, तो आप जो भी बच्चों का एडमिशन होता है वो नीट पे होता है। तो ऐसा कोई पॉइंट बताइए जहाँ से आपको ऐसा लगा कि भाई ये अगर मैं कहना चाहूँ कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, तो कौन सा पॉइंट रहेगा आपकी लाइफ का? देखिए बहुत कोशिशों के बाद जब हमारा एडमिशन BUMS में हुआ तो वो भी एक हमारा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, क्योंकि हम किसान के बेटे थे, बिल्कुल। गरीबी से जूझ रहे थे, और गरीब होने के बावजूद, किसान होने के बावजूद, जिसके घर में खानदान में कभी कोई डॉक्टर नहीं, हमारे दोस्त के खानदान में तो बाप भी डॉक्टर थे और चाचा भी डॉक्टर थे। अच्छा, वो तो बन सकते थे, उनको माहौल मिला खानदान से, लेकिन हमारे तरफ तो बिल्कुल सुखाट था। अच्छा, तो वो भी हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट समझिए आप, कि हमारा जब एडमिशन हुआ तो हम बहुत खुश हो गए। बिल्कुल। वो एक टर्निंग पॉइंट है हमारा। उसके बाद धीरे धीरे हमारे साल गुजरते गए। मैट्रिक के बाद वो 7 साल का कोर्स था। मालेगांव में हमारा कॉलेज था, यूनिवर्सिटी हमारी पूना थी। अच्छा, हाँ, मालेगांव से किया? हाँ, मालेगांव से BUMS, मंसूरा से, अच्छा, मंसूरा मालेगांव से BUMS किए, और यूनिवर्सिटी हमारी उस वक्त की पूना थी। अच्छा, अब तो पूरी मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बन गई, नासिक यूनिवर्सिटी, MUHS। उस वक्त अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ हुआ करती थी। जो भी बच्चे पढ़ते थे, कोई नागपुर यूनिवर्सिटी से, कोई पुणे यूनिवर्सिटी से, कोई बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से, ऐसा हुआ करता था। हमारी यूनिवर्सिटी पूना थी, पूना यूनिवर्सिटी से हमारे एग्ज़ाम हुआ करते थे स्ट्रिक्ट बिल्कुल। अच्छा, तो वहाँ भी हमारी तालीम अच्छी हुई, ओरिजिनल। हमारी 7वीं ओरिजिनल हुई, हमारी 10वीं ओरिजिनल हुई, हमारी BUMS ओरिजिनल हुई। अच्छा, हम निखार आते गया, और वो फिर हाँ ओरिजिनलिटी, और फिर जो हमको माहौल मिला वहाँ 7 साल का, पढ़े लिखे लोगों का, तालीम याफ्ता लोगों का माहौल मिला। उर्दू का माहौल ज़्यादा वहाँ, मुस्लिम कल्चर, इस्लामिक कल्चर ज़्यादा मालेगांव में। तो वो सब चीज़ें हमने एक एक चीज़ का बगौर मुताला करके पूरी हमारी ज़िंदगी तब्दील करते चले, दिन से दिन। इस तरह से हम डॉक्टर बने। तो जैसे मंसूरा से आपका डॉक्टर कंप्लीट हो गया, तो अभी यहाँ पर आने के बाद में जैसे अभी जो डॉक्टर है वो डॉक्टर बन के आ गए, तो अपना बिजनेस स्टार्ट चलता रहता है। तो मतलब आपके दिमाग में कब ऐसा सोचा है कि चलो यार अपन अपनी जनता के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, बच्चों के लिए, बहुत सारे, हर समाज के लिए, मतलब क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो क्योंकि हर इंसान नहीं सोचता, ये ऐसे लोग जो है तो सदियों में पैदा होते हैं। तो आपने कैसे सोचा था, मतलब ये आपके दिमाग में कैसी बात आई थी? इसमें 2 बातें हैं। जी।
जब हम डॉक्टर बन के आ गए जी। तो गुर्बत तो थी हमारे चारों तरफ, हाँ। अभी हमारे हालात सुधरे नहीं थे। अच्छा। धाड़ में आने के बाद में कुछ साथी हमारे जो है, कोई नौकरी में चले गया, किसने अपना खुद का दवाखाना खोल दिया। पूरे महाराष्ट्र में, यूपी के बच्चे थे हमारे साथ, महाराष्ट्र के बच्चे थे, अच्छा। भिवंडी के, बम्बई के हमारे दोस्त थे। तो हमको हमारे दोस्तों ने बोले कि भाई ठीक है, तुम वापस क्या जाते तुम्हारे खेड़े में, देहात में, अच्छा। आप हमारे साथ बम्बई चलो। बम्बई के लड़कों ने हमको बोला, हमारे दोस्तों ने, भाई हमारे जो दोस्त थे खास, भाई आप हमारे साथ बम्बई चलो, बम्बई के कोई भी स्लम इलाके में दवाखाना हम आपको मदद करेंगे, खोलेंगे, अपन साथ में रहेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन जब हम वापस आए यहाँ इंटर्नशिप होने के बाद में, जो हमको इंटर्नशिप में जो वजीफ़ा मिला, उस वक्त 600 रुपये महीना वजीफ़ा मिलता था। अच्छा। स्टाइफन, वो वजीफ़ा मिला तो हमने उसकी किताबें खरीद के ला लिए सब पढ़ने के लिए। और वापस जब हम हमारे वतन आए, वालिद साहब से हमने बात करें कि भाई हमारा ऐसा ऐसा इरादा है। हमारे दोस्त ऐसा बोलते कि भाई बम्बई में आ जाओ, आप भिवंडी में आ जाओ, अपन उधर ही दवाखाना खोलेंगे, रहेंगे सब साथ में। अभी 7 साल साथ में रहे, काफ़ी घुल मिल गए थे हम, ग्रुप बन गया था, बॉन्डिंग हो गई थी। तो हमारे वालिद साहब बोले नहीं, बोले हमने आपको डॉक्टर इसलिए नहीं बनाए कि आप हमको छोड़कर जाए। अच्छा। ऐसा करो, बोले आप अपने सब भाइयों के साथ रहते हुए अगर आपको सुबह से शाम तक 50 रुपये भी आ गए बोले यहाँ पे, तो आप धाड़ में ही दवाखाना खोलो। यहाँ के लोगों को ज़रूरत है, यहाँ अपने सब रिश्तेदार है, गरीब है, गुरबा है, आसपास के लोग हमको चाहने वाले हैं, ये लोगों की आप खिदमत करो। हमने आपको खिदमत करने के लिए डॉक्टर बनाए, पैसे कमाने के लिए नहीं। पैसे अल्लाह ताला देगा किधर से भी। बिल्कुल बिल्कुल। और 150 रुपये आ गए तो बहुत होगा, उस वक्त 150 में बहुत मानी रखते थे। आज से 30-35 साल पहले की बात है, 30-32 साल पहले की बात है। हम 1991 में पास आउट हुए। अच्छा। 1991 में पास आउट हुए हम फाइनल 91 में। तो आप लगा लीजिए वहाँ से कितने साल हो गए, 30-32-33 साल हो गए। तो हमने फिर वो जो है उस पर काफ़ी सोच विचार करने के बाद में वाले सब की बात को हमने माने। हम 6 भाई थे। अच्छा। 6 भाई है, 6 भाई 5 बहनें जिंदा हैं हम अभी फ़िलहाल। एक भाई एक बहन का इंतकाल हुआ। हम पूरे 13 थे। हमारा घर एकदम छोटा, टीन शेड का घर, मिट्टी की दीवारें, और हाँ, और चूल्हा जलता था घर में। माँ चूल्हे पे खाना बना के हमको खिलाया करती थी। ये सब कुछ नहीं था, बिजली नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। बिजली तो बाद में ली हमारे घर में। बिजली के खंभे तो आ चुके थे हमारी पैदाइश के वक्त। अच्छा। हाँ। लेकिन वो बिजली के मीटर लेने की ताकत नहीं थी ना। ऐसा। हाँ, तो फिर बिजली बाद में ही हमारे घर में। तो उस वक्त जैसे सिगड़िया या ऐसे गैस वगैरह कुछ नहीं थे, तो चूल्हे जलते थे घरों में। गर्मी होना काफ़ी, गर्मी के दिनों में तो हम बाहर खेलते थे। छोटे जब बचपना था हमारा, तो गर्मी के दिनों में तो घर में बिल्कुल नहीं दिल लगना, इतनी गर्मी होना। तीनों के घर पंखे कैसे गर्म हवाएं मारते, और गर्मी काफ़ी, और घर में गर्दी बहुत, इसलिए बाहर खेलना हमने। लेकिन हमारे वालिद साहब ने हमको पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देने के ज़्यादा हमको ये करते, बेटा पढ़ाई करो, बस दूसरा कुछ मत करो, आप पढ़ाई करो। लेकिन हम पढ़ाई के साथ साथ बाकी काम भी करते थे, ऐसा खेत का काम, कुछ और सब मतलब। हाँ, जो भी छोटा मोटा काम मिल जाए। हमारे भाई ने डबल रोटी की बेकरी खोले थे, तो हमने डबल रोटी भी बेचे। अच्छा। हाँ, हमारे भाई की टेलरिंग की दुकान थी, तो हमने टेलरिंग काम भी करे। क्या बात है। बिल्कुल करे हमने। हमारे भाई ने हमको बहुत अच्छे तरीके से टेलरिंग काम में सिखाया हमको। और डबल रोटी की हमारी बेकरी थी। मास्टर भैया जब नौकरी पे नहीं लगे थे, तो डबल रोटी की बेकरी थी, तो उनके साथ में हमने उनको सपोर्ट करे, डबल रोटी बेचना, हमने बनाने लगना, ये सब करे हमने। जैसा जैसा वक्त मिला, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए हम। लेकिन तालीम का दामन नहीं छोड़े हमने। ये सब करते हुए तालीम हासिल करें हमने। वो चीज़ें हमारी एक्स्ट्रा थी, उससे बहुत तजुर्बा आया हमको। क्या बात है। हाँ, बिल्कुल। फिर इस तरह से हमने वालिद साहब की बात को माने। और धाड़ में 2 रूम, हमारे नज़ीर वायरमैन साहब जो थे, हमारी बहन के देवर भी थे वो, और हमारे दोस्त भी थे। अच्छा। तो उनके 2 रूम थे खाली। ऐसा। तो 2 रूम हमने किराए से लिए 250 रुपये महीने से। और उस दौर में एक रूम में हमने सामने दवाखाना खोले, और पिछले रूम में हम कभी कभार आराम कर लिया करते थे। दोपहर में पेशेंट नहीं होते थे उस वक्त, तो हमने वो दवाखाना खोले। फिर 26 महीने वहाँ रहने के बाद में फिर ये दवाखाने में आ गया, हमारी ये बिल्डिंग में। अच्छा। ये किराए से लिए, ये किराए से, हाँ, ये किराए से लिए थे पहले हमने। 15 साल किराया भरे इसका।
ओह, और किराए से लेते लेते करते करते फिर इसको बाद में खरीद लिए। बहुत बढ़िया। इस तरह से हम आगे बढ़ते गए। तो आपने जो अपने स्कूल, ये कैसे सोचा आपने कि चलो अभी स्कूल शुरू करते हैं? बिल्कुल, हाँ। तो ये बताइए कि मतलब सोचा कैसे आपने, क्योंकि इतनी बड़ी सोच लाना भी बोले तो मामूली बात नहीं होती है। जब हमने दवाखाना खोले हाँ, तो पूरा गांव तो हमको चाहता था, हम गांव के लाड़के डॉक्टर बन के आए थे। अच्छा। हाँ, हाँ, एकदम लाडले थे हम गांव के, पूरे गांव के सभी धर्म के लोग हमारा बहुत आदर करते थे। हमारे गांव में जैसे कि कुरान के अंदर भाई कबीलों के लिए अल्लाह ताला ने अलग अलग ये हाँ, हाँ, हदीस के अंदर है ना, कुरान के अंदर भाई सिर्फ तुम्हारा नाम इसलिए कि भाई तुम्हारी पहचान हो, हम अलग नहीं है। ईमान वाले पूरे एक ही है, लेकिन सिर्फ कबीले पहचाने जाना, इसके लिए नाम, कोई अंसारी है, कोई सैयद है, हाँ, बिल्कुल। कोई पठान है, कोई खासाब है, कोई मिर्ज़ा है, कोई कुरैशी है। तो इस तरह के हमारे वहाँ सब टाइप के सब कबीले के लोग, सैयद, पठान, सौदागर, शेख, सैयद बिरादरी, शेख बिरादरी, पठान बिरादरी, कुरैशी बिरादरी, और इसके अलावा नॉन मुस्लिम में तेली, माली, कुनबी, नाबी, धोबी, मांग, मातंग। ये आइडेंटिटी है सिर्फ। हाँ, ये आइडेंटिटी है सिर्फ, लेकिन हम तो सबको एक समझते और सबको एक समझे हमने आज तक। इसके लिए तो हमको सारा गांव चाहता, बिल्कुल। पूरे गांव के, पूरे कौम के, पूरे धर्म के, पूरे समाज के लोग हमको चाहते। तो फिर हुआ यूँ कि हमने दवाखाना खोले, ये सब लोग हमारे पास आने लगे। आसपास के 50-60 खेड़ों के लोग धीरे धीरे हमारा नाम होते गया, लोग आते गए, लोगों को फ़ायदा होते गया। कम पैसों में हमने इलाज करना शुरू किए। बिल्कुल। जो दिए लोगों ने हमने ले लिए। हाँ, हाँ, उनको कभी तकाजा नहीं करेगा इतना बिल हुआ, उतना बिल हुआ, ऐसा हुआ है, कुछ नहीं बोले हमने, जो भी दिए ले लिए। तो इस तरह से हम धीरे हमारे 7-8 साल निकल गए। अच्छा, 7-8 साल कंटिन्यू। 7-8 साल हमारे निकल गए धीरे। तो हमारे भाई टीचर थे। अच्छा। हमारे बड़े भाई टीचर थे, तो उनके जहन की उपज थी ये कि भाई हमने एक सोसाइटी बनाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्ल को नौकरी ढूंढने का काम ना पड़े। ओहो, क्या बात है। और वो बात हमारे सामने रखी उन्होंने। ऐसे करते ही जैसे। हाँ, कि भाई ऐसा कैसा, तो क्योंकि वो एक आदमी का काम नहीं था ना, सोसाइटी बनाना, सोसाइटी चलाना, उसको आगे ले जाना एक शख्स का काम नहीं है ये। इसको ग्रुप लगता करने वाला, ग्रुप, टीम वर्क है। तो हम भाइयों ने बैठ के फिर वो बाकी भाई हमारे बिजनेस करते थे छोटे मोटे। अच्छा। हाँ। एक भाई हमारे टीचर थे, जो तो उनके जहन की उपज थी, और हम उनके साथ थे। समझो कि भाई डॉक्टर साहब को बोलेंगे तो अपने सब मिलके इस तरह से फिर हमने सोसाइटी बनाए। अच्छा, घर में ही बन के मतलब? हाँ, घर में सोसाइटी। फिर बहुत सब बातों का ख्याल करते सोसाइटी बनाया ना हमने। क्योंकि कैसा है, वो देख लिए थे कि भाई सोसाइटी तो रहती, लेकिन उसमें अगर बाहर के लोग रहे तो फिर बहुत झगड़े होते, काम नहीं होता। हमको तो काम करना था, बहुत सोच समझ के बनाए हमने सोसाइटी। अच्छा। कि हमको बहुत लंबा इसमें काम करना है, और उसमें अल्लाह की मदद है, नियत साफ थी। अल्लाह की मदद है, अल्लाह ने ऐसी मदद की है कि भाई दिमाग में डाले। भले शुरुआत में हमारे दिमाग में ये थी कि भाई अपन एक स्कूल खोलेंगे ताकि घर के बच्चों को काम ढूंढने का काम ना पड़े। हाँ, लेकिन नियत साफ थी, घर के बच्चों को भी ना ढूंढने का काम पड़े और कौम के बच्चे पढ़े। बिल्कुल। नियत साफ थी। तो वो नियत साफ होने की वजह से फिर अल्लाह ताला ने ऐसे रास्ते खोला कि सबसे पहले हमको ज़मीन दिलाया अल्लाह ताला ने, क्योंकि आज ज़मीन का मसला बहुत बड़ा है धाड़ के अंदर। तो ऑटोमेटिक हमको अल्लाह ताला ने सबसे पहले वो संस्था बनाने के पहले, स्कूल खोलने के पहले ज़मीन दिलाया हमको अल्लाह ताला ने अचानक। अच्छा। हाँ, फिर वो ज़मीन जो है तो। अच्छा। हाँ, फिर वो ज़मीन लेने के बाद में फिर हमारी जब तक का ये गतिविधियाँ चालू थी संस्था बनाने की इसकी, वो किए। फिर हमने फिर पहला स्कूल लाए 2002 में। क्या नाम था पहले स्कूल का? मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल धाड़। अच्छा, ये पहला स्कूल? हाँ, और संस्था बनाया हमने मौलाना आज़ाद एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी धाड़। क्या बात है, अभी भी जो शुरू है? हाँ, ये नाम से हमने संस्था बनाया, यही नाम से हमने पहला स्कूल लाया, मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल धाड़। अच्छा, और लोकेशन कौन सा था अपना पहले? लोकेशन पहला जो था तो ये कयूम लाला के कॉम्प्लेक्स के पीछे फल्टियों के 2 रूम थे। क्या बात है। शुरुआत वहाँ से हुई। उसके बाद में फिर ये जो बिल्डिंग है हमारी स्टेट बैंक के सामने, वहाँ लिए। अच्छा। वो स्कूल, उर्दू हाई स्कूल वहाँ चला। ऐसा? हाँ, और उर्दू हाई स्कूल वहाँ चलने के बाद में फिर काम आगे बढ़ते गया। फिर हमने प्राइमरी स्कूल लाए,
मिडिल स्कूल लाए, तो फिर ये हाई स्कूल को फिर वो जो ज़मीन है हाँ हाँ, उसमें शिफ्ट किए। जो उधर है अपना हाँ, कॉलेज। उधर उधर जो कॉलेज वहाँ शिफ्ट किए। क्या बात है। तो आज आपके सामने है वो यहाँ प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और वहाँ हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज। तो फिर समझ में आई बात हाँ, कि भाई मसला जो है हमारी कौम के साथ सिर्फ तालीम का है। तो इस दौरान हमको थोड़ा सा पॉलिटिक्स हाँ, का भी चांस मिला, अच्छा, पॉलिटिक्स करने का, कि भाई बहुजन समाज पार्टी उस वक्त महाराष्ट्र में आई थी, तो हमको टिकट दिए उन्होंने एमएलए का लड़ने के लिए। अच्छा। और हमने अंधाधुंध वो इलेक्शन लड़ लिए इसलिए कि भाई हम हमारी कौम को कुछ देंगे लाकर। अच्छा। लेकिन हमने जब उसमें जाके देखे, इलेक्शन तो हमने बहुत अच्छे तरीके से लड़े, काफ़ी हमें वोटिंग भी हुआ। और उस वक्त में कितने वोट मिले थे आपको? उस वक्त में हमको 12,500 वोट मिले थे, जबकि हमने कभी ज़िंदगी में ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़े नहीं, म्यूनसिपलिटी का इसका तो सवाल ही नहीं आता। हमारे गांव में ग्राम पंचायत है तो लोग ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ने को बहुत बड़ी बात समझते थे, लेकिन हमारा कोई पॉलिटिक्स से टचिंग नहीं था। तो हमने डायरेक्ट एमएलए का टिकट मिला, तो एमएलए का इलेक्शन लड़े चिखली विधानसभा से। चिखली विधानसभा? हाँ, चिखली विधानसभा से 2004 में। अच्छा। सन 2004 में हमने एमएलए का इलेक्शन लड़े, लेकिन हमने फिर उसमें देख लिए कि भाई हमारा मकसद तो कुछ और है, पॉलिटिक्स का मकसद तो कुछ और है। अच्छा। अभी हमारा समाज ही इतना सुधरावा नहीं है कि हमको वो चमकाए पॉलिटिक्स में और कुछ उससे ले। अच्छा। तो फिर हमने उस पर रिसर्च करे हाँ। कि भाई समाज जब अपना इतना पीछे है तो क्यों पीछे है? तालीम की वजह से पीछे है। बराबर। तो हमने बोले कि भाई ये पॉलिटिक्स ना करते हुए, इलेक्शंस लड़ने के चक्कर में ना पड़ते हुए, हम क्यों ना एजुकेशनल इदारे कायम करें। अच्छा, प्लेटफॉर्म इधर बनाते हैं। हाँ, क्योंकि एजुकेशन देंगे तो समाज सुधरेगा, समाज में एजुकेशन आएगा, समाज की नई नस्ल जो है एजुकेटेड होंगी तो वो पॉलिटिक्स को भी समझेंगी। बिल्कुल सही। अब जब अनएजुकेटेड लोग हैं तो पॉलिटिक्स को समझते नहीं ना। उसके लिए भी एजुकेशन जरूरी है। बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स करने को, पॉलिटिक्स समझने को, पॉलिटिक्स खेलने को एजुकेटेड पर्सन बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमने वक्ती तौर पर पॉलिटिक्स को थोड़ा बाजू में रखे और एजुकेशन फील्ड में हमने ज़्यादा जोर लगाए। उसमें फिर मेरे से जो छोटे भाई है उनको लिए फिर हमने। अच्छा। ये फील्ड में, क्योंकि मैं बिजी रहता था दवाखाने में, मास्टर साहब उनकी ड्यूटी में बिजी रहते थे, वो केंद्र प्रमुख बन चुके थे। अच्छा। तो फिर हमने हमारे छोटे भाई को, हमसे जो छोटे भाई थे रियाज सेठ, अच्छा। रियाज सौदागर, तो वो उनको थोड़ा हमने साथ में लिए फिर। ऐसा। अब उनको साथ में लिए धीरे 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 आज वो अल्लाह का हुक्म ऐसा है, अल्लाह की मेहरबानी ऐसी है कि आज पूरी संस्था का पूरा मेन खंबा, मेन खूंटा, अच्छा, मेन काम करने वाले वो रियाज सेठ हो गए। क्या बात है। पूरे काम वो करवा के लेके आते, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मास्टर साहब को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, पूरा दारोमदार उन पर है। अच्छा। उनके दौरे इक़्तिदार में मतलब मैं जब शुरू किया तो हाई स्कूल, प्राइमरी, मिडिल, अच्छा। ये रियाज सेठ जब हमारे साथ जुड़े, उनको जब समझ आई इसकी, जब ये जाने लगे, जाने से इंसान सुधर जाता ना, मिलने से मिलाने से फिर इन्होंने उर्दू डीएड कॉलेज लाए, अच्छा। चांडोल का हाई स्कूल लाए, ढालसिंह का हाई स्कूल लाए, कोतली का हाई स्कूल लाए। अच्छा। हाँ, क्या बात है। ये सारी ब्रांचेस। हाँ, सांगी का हाई स्कूल लाए। हाँ, कहीं ऐसी अड़चन है हमको, जैसे सांगी के हाई स्कूल की अड़चन मैं बताता आपको कि भाई वहाँ 7वीं तक स्कूल थी, तो वहाँ के हेडमास्टर ने लिख के हमने प्रस्ताव डाले 8वीं क्लास के लिए। अच्छा। एजुकेशन ऑफिस में तो लिख के आ गया हमको, वहाँ से हेडमास्टर ने लिख के दे दी, वहाँ से लिख के आ गया एजुकेशन ऑफिस से कि भाई यहाँ 7वीं क्लास नहीं है, इसके लिए 8वां क्लास तुमको देते नहीं आता। अच्छा। सरकार लिख के भेजती रहती है ऐसा, सरकार के इदारे के लोग। फिर वो 7वीं क्लास तो थी वहाँ। फिर हमारे भाई ने, रियाज सेठ ने बराबर वहाँ उसका पाठ पुरावा करे, वो हेडमास्टर से लिख के ला के भैया 7वीं क्लास है, आपने कैसा लिख के नहीं दिए कि 7वीं क्लास, मतलब इसका रिकॉर्ड। हाँ, तो नहीं रिकॉर्ड था लेकिन उन्होंने लिख दिया इसी। अच्छा, है नहीं बोल दिया। फिर हमने कोर्ट में केस डाले। अच्छा। हाँ, फिर वो स्कूल हमने कोर्ट से लाया 8वां, 8, 9, 10 वहाँ का सांगी का। क्या बात। कोर्ट ने दिया हमको स्कूल। बहुत बड़ी बात। हाँ, तो ऐसा फिर काम करते 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 इंसान को सब आ जाता है। इसके लिए एजुकेशन जरूरी है।
इसमें हमने बहुत रिसर्च करे। कोई भी काम चाहे आप कुछ भी करो, पहले एजुकेशन मस्ट। पहले बच्चों को ग्रेजुएट बनाओ, फिर आप पॉलिटिक्स करो, बिजनेस करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, कमिश्नर बनो, पायलट बनो। बहुत डिपार्टमेंट है, बहुत डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से हमने स्कूलों का जाल अच्छा बुने। हाँ, और इंशाल्लाह ताला और बुनना है, ताकि हमारा समाज पढ़े लिखे, हमारे समाज के बच्चों को रोजी रोजगार मिले, हमारे समाज के बच्चों का मुकाम ऊंचा हो, हमारे बेरोजगारी दूर हो, बिल्कुल और वो एक अच्छी शहरी बनकर इस देश का नाम ऊंचा करे। इसके लिए हमने वो बेहतरीन तरीके से पूरे प्लान के साथ करे। हमने ये काम रुकने वाला नहीं है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं, जारी है बिल्कुल जारी और सारी है, और बिल्कुल तरक्की पर काम है। और स्कूल से और कॉलेज से निकलने वाले बच्चे देखो, अभी जितने भी बच्चे BUMS, D.Pharm, BUMS इंजीनियर बन के आ रहे हैं, आपकी नज़रों के सामने है। धाड़ के अंदर सब तरफ जगमग बच्चे चमक रहे, बिल्कुल रोजी कमा रहे ना अच्छे तरीके से। अगर एक छोटा सा डॉक्टर भी बन रहा है तो 1000-2000 रुपये रोज कमा रहा ना, आराम से 1000 रुपये रोज भी कमा रहा, तो क्या और क्या चाहिए आपको। हक हलाल रोजी, सूट बूट के अंदर अगर आप कैबिन के अंदर बैठ के 1000 रुपये रोज कमा रहे तो और क्या चाहिए आपको। सही है, इससे अच्छा और क्या चाहिए। आपकी सेहत बनी हुई रहती, आपकी नमाज 5 टाइम की होती, आपकी दुनिया बनती, आपकी आखिरत बनती। और फिर ऐसा रहने से, अच्छे लोगों में रहने से अच्छे लोग आपको मिलते, जैसे MR लोग आके मिलते, कंपनी के मालक आके मिलते, कंपनी के जनरल मैनेजर आके मिलते, तो इंसान का जहन खुलता, और फिर वो आने वाली नस्ल के बारे में सोचते, फिर उनकी आने वाली नस्ल अच्छी बनती। और जैसे जब आपने स्टार्ट किया था ये काम स्कूल का, तो उस वक्त में ये आसान लगता था आपको या मुश्किल लगता था? जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके अपोज में भी आए होंगे शायद, या आपको तकलीफ हुई होगी उस वक्त में, तो ऐसी कोई बात याद है आपको कि चलो ये प्रॉब्लम आया था हमको शुरुआत करते टाइम में, क्या आसानी से स्टार्ट हो गया? नहीं, देखिए कैसा होता है, गांव छोटा था, अब तो गांव शहर की तरफ, शहर बनने के लिए तैयार है, पर तोल रहा धाड़ शहर बनने के लिए पर तोल रहा, और इंशाल्लाह ताला आने वाले 10-20 सालों में बहुत बड़ा शहर बन जाएगा धाड़। ये मेरी पेशन गोई है, क्योंकि हो सकता है ताल्लुका भी बन जाए, ताल्लुका के जैसा, हाँ ताल्लुका के जैसा शहर है हमारा, और वो काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है शहर। तो जिस वक्त हम इस काम में लगे, तो हमसे पहले भी लोग पॉलिटिक्स में थे, हमसे पहले भी लोग यहाँ पैसे वाले थे। अच्छा, तालीम भले ही कम थी, लेकिन पैसे वाले होने की वजह से, पॉलिटिक्स में होने की वजह से उनका ताल्लुक मंत्री संतरों से था। अच्छा, लेकिन पता नहीं वो लोगों के दिमाग में बात नहीं आई, या वो लोगों ने नहीं किए, या वो लोगों ने उस वक्त ज़रूरत महसूस नहीं करे। मैं तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि सर सैयद अहमद खां की मिसाल अपने सामने है। 100 साल पहले उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि हमारी कौम ने अंग्रेज़ी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हमारी कौम ने होना चाहिए। उसके लिए वो लंदन गए, सर सैयद अहमद खां, उन्होंने क्या क्या नहीं पापड़ बेले यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए। तो फिर अब ये जो थे पुराने लोग, मैं उनको दोष नहीं देता, अल्लाह उनको जो भी जैसे भी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन अल्लाह ने, मैं अपने आप को तकदीर वाला, मेरी फैमिली को, मेरे ख़ानदान को, मेरे भाइयों को मैं तकदीर वाला समझूंगा, और अल्लाह ने हमको कबूल किया, अल्लाह हमसे काम ले रहा है, इसकी ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आपका सवाल ये है कि भाई आपको तकलीफ़ हुई क्या, किसने अपोज किया क्या, प्रॉब्लम क्या क्या है, लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है क्या खुलने में? नहीं, तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ ऑलरेडी जिला परिषद का हाई स्कूल चालू था। अच्छा, हाँ, करंट चालू था बिल्कुल। वो रहते हुए भी हमने उर्दू हाई स्कूल लाए यहाँ। हमको धाड़ में किसने भी अपोज किया नहीं आज तक, कोई ख़ानदान के शख्स ने, कोई लीडर ने हमको अपोज किया नहीं, उन्होंने उल्टा हमको सपोर्ट किए। क्या बात, बिल्कुल सपोर्ट किए। और हमने इतनी इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी है कि हमने 1 रुपया भी किसको मांगे नहीं। अच्छा, हाँ, ये इदारे खोलने में हम जो 6 भाई है, हमारा जो ख़ानदान है, हमारे अब्बा की जो औलाद, हम ही ने इसमें पूरा खर्च किए। हम ही ने हमारी पूरी ज़मीन, पूरी जायदाद सब भाइयों ने मिलके इसमें लगाए। हर जगह सरकार से जो मिला वो हमने लाके पूरा उसमें लगाए। और हमारा जो पर्सनल, जो हमारा खुद का हमारा जो है ज़ाती, बाकी हमने किससे 1 रुपया आज तक चंदा लिए नहीं। कोई भी बाहर का उसमें मेंबर इसलिए नहीं लिए कि भाई लोग झगड़े करते, लड़ाया करते, हिस्से मांगते, तो हिस्से बकरे देने का सवाल ही नहीं आता। ये तो हमने कौम की खिदमत के लिए और हमारी जन्नत बनाने के लिए काम किए। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं इसके अंदर, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको दूसरे बिजनेस दिया ना, हाँ, कमाने के लिए।
दूसरे बिजनेस कमाने के लिए अल्लाह ने हमको दिया। स्कूल से हमको कोई रुपया लेना नहीं है और बाकी बाहर के लोगों को उसमें लेके झगड़ा उसमें पैदा होने देना नहीं है। क्या बात ये सोच समझ के हमने पूरी संस्था बनाए और इंशाल्लाह ताला आगे 100 साल तक भी उसमें कोई प्रॉब्लम आना नहीं है। इंशाल्लाह जरूर। क्योंकि अब जो नई नस्ल हमारी आ रही वो हम वेल क्वालिफाइड बना रहे हैं, उनको टाइम ही नहीं है हाँ लड़ने, हिस्से लेने, बकरे लेने, झगड़े करने के लिए उनको टाइम ही नहीं है। वेल क्वालिफाइड, वेल डेवलप्ड, वो तो उल्टा ये संस्था को और ऊंचा ले जाएंगे। बिल्कुल। उनके तो प्लान बहुत बड़े बड़े हैं। उनके प्लान है बच्चों के जो अभी हमारे जो बच्चे डॉक्टर बन रहे, जो MBBS हो चुके, जो प्रोफेसर है, जो बच्चे अभी पढ़ रहे, तो उनका हम ऐसा जहन बना दे रहे अभी से। क्योंकि हम 2-4 लोग जो है हाँ हम हैं, हमारे भाई छोटे हैं, हमारे भाई बड़े हैं और बाकी जो भाई हमारे दूसरे हैं वो सब हमारे साथ है। और वो उनको सब हम उनकी जो आने वाली नस्ल है उनके जहन ऐसे बना दे रहे हम कि उनको संस्था से कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो संस्था में देते रहेंगे हमेशा। इंशाल्लाह। क्या वो बात है। इंशाल्लाह ताला आगे यहाँ आपको फार्मेसी कॉलेज, D.Pharm, B.Pharm, M.Pharm, नर्सिंग, मेडिकल कॉलेज आने वाले, चाहे उसको 50 साल क्यों ना लगे, इंशाल्लाह ताला धाड़ के अंदर मेडिकल कॉलेज भी आपको दिखेगा। इंशाल्लाह। ये हमारी ख्वाहिश है। और हम हमारे दौरे इक़्तिदार में या हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी में, नहीं उनकी ज़िंदगी में तो उनके बच्चों की ज़िंदगी में, लेकिन होगा ज़रूर। नहीं उनकी ज़िंदगी में तो उनके बच्चों की ज़िंदगी में, लेकिन होएगा ज़रूर। क्या बात। क्योंकि ये ख़ानदान ने पूरी कुर्बानी दे दी उसके लिए बिल्कुल। और अल्लाह ने उनको बहुत नवाज दिया उसके बदले में। उनको वो संस्था से कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ने ऑलरेडी उनको सब कुछ दे दिया। पहले हमारे सब भाइयों के हज हो गए, हमारे सब भाइयों के घर ऑलरेडी बन गए स्कूल खुलने के पहले। अच्छा हाँ, स्कूल खुलने के पहले हमने हज कर लिए। स्कूल एक संस्था ग्रांट पे आने के पहले हमारे बिल्डिंगें बन चुकी सबकी। अच्छा बिजनेस में से, खेती में से जो भी हमको पैसा मिला उससे हमने सब कुछ कर, वेल डेवलप्ड लोग थे हम, वेल डेवलप्ड लोग हैं। और अब तो देखने का मैंने आने वाली नस्ल को हम बिल्कुल बढ़िया क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, तो उनके कदमों पे खड़े कर रहे हैं सबको। किसको किससे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमको हमारी कौम को देना है। गांव के में हमारी ख्वाहिश है कि गांव के हर घर में 4-4, 5-5 बच्चे सर्विस वाले हो जाए, क्या बात। नौकरी वाले हो जाए। हमारी ख्वाहिश है, ये पूरे ख़ानदान की ख्वाहिश है। इंशाल्लाह। लोग हमारी बात को समझते, इसके लिए हमको कोई किस्म का यहाँ विरोध नहीं है। अच्छा हम अब अगर आधी रात को किसको बुला ले तो हमारे पास हाजिर हो जाते हो, बोलो क्या बात है। क्या बात। हाँ, हमारे आगे कोई भी नहीं जाता, ये हमको बिल्कुल 100% गारंटी। ना खुल के ना पीछे। अच्छा खुल के तो बोलता ही नहीं, पीछे भी नहीं बोलता कोई हमारे खिलाफ कि भाई उन्होंने ऐसा करेगा वैसा करे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम नाइंसाफ़ी उन भी देते नहीं किससे, हम 4 बार समझा के बताते कि देखो ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। कुछ हुआ भी होगा किसी के साथ तो वो उसकी गलतियों से हुआ होगा, अच्छा हमारे से नहीं। हम उसका क्लियरिफिकेशन देने के लिए कभी भी तैयार है। क्या बात है। बिल्कुल, क्योंकि हमको अल्लाह के पास क्लियरिफिकेशन देना है ना, हाँ। लोगों के पास नहीं। ऊपर देना है। हाँ, लोगों से क्या डरते। 60-70 साल की जिंदगी तो खत्म हो रही है। ऐसे भी अपन गरीब थे न वैसे भी गरीब थे। हाँ। ऐसे भी गरीब थे न वैसे भी गरीब थे, लेकिन अल्लाह ने एक काम हमसे ले लिया। उसके लिए हमको इंतज़ाम करा अल्लाह ने। पहले ज़मीन दिलाया, फिर दिमाग में डाला, फिर दिमाग में डाला अल्लाह ताला ने, ये करो, ये करो, ये करो, यहाँ करो, वहाँ करो, वहाँ करो। होते गए आसानी से। बिल्कुल। यहाँ से लेके तो मंत्रालय तक हमको कोई किस्म की तकलीफ नहीं हुई। कोई आमदार खासदार ने हमको अड़ाए नहीं, कोई मिनिस्टर ने अड़ाए नहीं, कोई हमको ऑफिसर ने अड़ाए नहीं। सब ने हमारा काम ही किया कि नहीं यार वो बहुत अच्छे लोग हैं और वो पब्लिक के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं, उनके पास तो सब है। अच्छा हाँ। बिल्कुल। ऐसा बोले हमको, मंत्रियों ने बोले, मिनिस्टरों ने बोले, अधिकारियों ने बोले, आज भी बोलते हैं कि भाई तुमको कुछ जरूरत नहीं करने की, तुम्हारे पास तो सब है, तुम लोगों के लिए कर रहे, ले जाओ। हाँ कोई point है। हमको अड़चन नहीं आई, बिल्कुल नहीं अड़चन नहीं। अच्छा। और हमारे पास लोगों ने दिल खोल के बच्चे डालते रहेंगे। और मैं खुद पर्सनल जाके जो मेरे पास धाड़ का क्रीम है, हाँ नौजवान तबका, बेटे और बेटियां मेरे, कोई नाती है, कोई नवासी है, कोई पोती है, कोई बेटी है, कोई भांजी है, कोई भतीजी है, कोई भतीजा है। तो ये जो मेरे पास 11वीं और 12वीं में आते लोग, चाहे जिला परिषद से आओ, चाहे मौलाना आजाद से आओ, तो 11वीं और 12वीं 2 क्लास को मैं खुद जाके कैडर करता। अच्छा। हाँ, उनको ये बताता कि भाई आपको क्या पढ़ना है, आप कौन सा कोर्स करेंगे तो आप कितनी कमाई करोगे, आपका बंगला कैसा बनेगा, आपकी गाड़ी कैसी आएंगी। क्योंकि ये चीज़ें जब बच्चों के दिमाग में, क्योंकि बच्चों को तो यही चाहिए ना पहले, जब बाद में उनको सूझ आती, जब वो सूझबूझ वाले हो जाते तो फिर ये चीज़ें फिर वो खुद दूसरों को बताते कि भाई हमने ऐसा करे। क्योंकि हमारे दिमाग में भी बात थी ना पहले कि भाई हमको आप डॉक्टर बन के आए तो हमको पैसे कमाना है, फिर बंगला बनाना है, फिर गाड़ी खरीदना है, फिर ये करना है। हर किसी का ख्वाहिश रहती ना, जिंदगी ख्वाहिशात यही है। हाँ, और अल्लाह की इबादत।
फिर इंसान को जब ये सब मिला, उसको जब गाड़ी मिल गई, बंगला में, कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं कि भाई सब नहीं भी हुआ तो सब करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे है कि भाई यार साला अभी क्या अपने वांदे, तो उन्होंने नमाज पढ़ता नहीं, रोजा रखता नहीं, जैसा छूटता उससे कुछ लोग हैं, सब नहीं। अब कुछ लोग तो ऐसे है कि कुछ नहीं भी रहा तो सब कुछ करते, ऐसे भी तो हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए है ये बात जो मैं बोल रहा, उसमें से मैं भी था। मैं, हमारी तो नमाज और रोज़ा तो कुछ छूटा नहीं, लेकिन हमारे दिल में बात थी कि भाई ठीक है, अपन गरीब है, अपनों को आप थोड़े बहुत पैसे कमाना है, अपनों घर बनाना है, शादी करना है, गाड़ी लेना है, तो अल्लाह ने सब हमको कराया ना, हुआ ना सब। ये बातें मैं, मेरे पास जो 11वीं 12वीं के बच्चे, प्लेन कोरे बच्चे जो आते, जो वाकई जिनको घर क्रीम कोरे है, उनको घर नहीं समझो जैसा चाहिए, मेरे जैसा, मेरा बताता ना मैं लाके उनको। अच्छा। हाँ, मेरा बंगला, मेरा देखो घर, इंटीरियर देखो अंदर का आके, मेरी गाड़ी देखो, मेरा दवाखाना देखो, मेरा रहना सहना देखो, ये सब तालीम से हुआ। मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने दूसरों के वहाँ बुल्डाने में, दूसरों के वहाँ रह के, बासी रोटी खा के, नल पे का पानी उनके घर में भर के, मेरी जवाबदारी थी, ड्यूटी थी, जिसके वहाँ रखे थे मुझे। तो हमारे खाला थे, मुँह बोले, तो ये शराइत थी उनकी कि भाई सुबह उठ के 4-5 घंटे पानी भरना पड़ेगा नल पे से, सरकारी रोज़। अच्छा। हाँ, और फिर तुम रह सकते हमारे पास, और हमारा पूरा काम घर का, पिस के लाना, लकड़ी लाना, टाल पे से बाजार करके लाना, किराने की दुकान पे से सामान ला के देना, पानी भरना सुबह नल का 4-5 घंटे। और सरकारी नल हुआ करते तो उस वक्त घरों घर नल नहीं थे, अब तो घर घर नल हो गए, तो उस वक्त सरकारी नल हुआ करते। 40 साल पहले की बात बता रहा मैं आपको, 80 की बात, 78, 79, 80 की बात बता रहा मैं आपको। क्या बात है। हाँ, आज से 40-45 साल पुरानी बात बता रहा मैं आपको। तो उस वक्त हम पानी भरते थे, हमको बासी रोटी खाने मिलती थी, मसाले की चटनी, तेल डाल के, जवार की रोटी बासी, फिर हमने खाना, स्कूल में जाना और उनका पूरे काम करना, हमने घर का पूरा काम, बिजी बिल्कुल। हाँ, फिर हमारी पढ़ाई करना, बहुत मुश्किल से पढ़े हमने 8वीं 9वीं 10वीं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको उसका बदला दिया, बढ़िया बदला। ये सब स्टोरी सुनाता हूँ मैं बच्चों को मेरी, ऐसे ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत मेहनत है, और वो मेहनत कैसी करना मैं बताता आपको। आपको मेरे से भी भारी बनना है मैं बताता आपको मेरे से भी ज़्यादा पैसे कमाना है मैं बताता आपको मेरे से भारी गाड़ियाँ खरीदना है मैं बताता आपको मेरे से भी अच्छी पॉलिटिक्स करना है मैं बताता आपको मेरे से भी ज़्यादा अच्छे इदारे खोलना है मैं बताता आपको। ये सब चीज़ें मैं बच्चों को बताता, फ्री, बिल्कुल फ्री, एकदम दोस्त बन के, बच्चियों को खास तौर से, कि बेटा देखो आपके वालिदैन आपको अड़चन लाएंगे, पढ़ने का नहीं बोलेंगे, वह शादी करना है, ये करना है, ठीक है, सब बातें वो तो करना ही है, वो तो होना ही है एक दिन, लेकिन आप पहले तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करके अपने कदमों पे खड़े हो जाओ। कल को अगर आपके साथ कुछ अच्छा बुरा होता भी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आना है, प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अच्छे लोगों की पहचान है, और कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, रसूल का हुक्म है, हदीस का हुक्म है, तालीम हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। हाँ बिल्कुल है क्या नहीं भाई, यहीं पर ही है। हाँ, तो यहीं है। हमने जहाँ स्कूल खोलने का मकसद और ये भी है कि जो अड़चने हमको आई पढ़ाई के लिए, जो अड़चन है हमको, वो अड़चन हमारी आने वाली नस्ल को नहीं आना, इसके लिए भी हमने हमारे गांव में और हर खेड़े में, देहात में, ये 8 किलोमीटर पे साऊंगी, 7 किलोमीटर पे चांडोल, 3 किलोमीटर पे ढालसाऊंगी, तो वहाँ की जो नौजवान बच्चियाँ 8, 9, 10 को यहाँ साथी वहाँ पढ़ती थी, वो साऊंगी की लड़कियाँ, ढालसिंगी की लड़कियाँ, चांडोल की लड़कियाँ, और नौजवान लड़कियाँ जो धक्के जिनको पढ़ने का शौक था, वो बेचारी धक्के खाते हुए आती थी। वो बात हमने देखे, सुने, आंखों से हमारी महसूस करे, देखे, लोगों ने रिपोर्ट करे हमको, भाई चांडोल की बच्ची आ रही तो उनको ऐसे धक्के बैठे, साऊंगी की बच्ची आ रही तो ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। तो फिर वो चीज़ों को हमने गौर करके फिर हमने बोले क्यों ना एक यूनिट उधर ही खोल दे। क्या बात, उनके पास? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमको तो खोलना ही था ना, और हमको तो खर्च करना ही था पैसा पब्लिक के लिए, तो हमने वो एक खोल देता। आज वो वहाँ की लड़कियाँ वहीं पढ़ती, चांडोल की लड़कियाँ चांडोल में पढ़ती, ढालसिंग की लड़कियाँ ढालसिंग में पढ़ती, कोतली की लड़कियाँ कोतली में पढ़ती। अभी पूरे ज़िले के अंदर 25 जगह ऐसी है जहाँ मुझे स्कूलें खोलनी है, फिर चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे सेमी इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, 25 जगह मैंने सेलेक्ट करके रखा हूँ। अब मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे, मेरे बच्चे जब पढ़ लेंगे, पूरी तालीम उनकी हो जाएंगी, जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा, जब उनके भी पैसे आएंगे, मेरे भी पैसे आएंगे, तो ये पूरा पैसा, पूरी जायदाद मेरी ये इदारों पे खर्च करना है मुझे। क्या बात, मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ रखने की ज़रूरत नहीं ना। सही है, हमारे बच्चों के लिए हमको कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं है, पैरों पर खड़ा कर दिया, उनको सवाल ही नहीं आता। और हर मुसलमान ने ये करना, उनके लिए प्लाट लेके रखना नहीं, ज़मीन लेके रखना नहीं, घर बना के रखना नहीं, फिर वो क्या करेगा। मैंने मेरे बच्चों के लिए घर बना के रखा नहीं, ये घर है मेरा, मैंने उनके लिए गाड़ी लिया नहीं, गाड़ी है मेरी। क्या बात है। हाँ, और मैं रोज़ कमाता, दिन भर मेरी ड्यूटी करता, 12 घंटे काम करता मैं, आज सुबह 11 से रात के 11 तक,
मेरी नमाज होती 5 टाइम की, मेरा पूरे अहकामात पूरे करने के साथ मैं लोगों की खिदमत करता कम पैसों में, और पूरे जात धर्म के लोग मेरे पास सुबह से शाम तक का पूरे 50-60 खेड़े के लोग आते और कम पैसों में उनका इलाज करके देता मैं। वो मुझे बिल्कुल देव मानुस मानते हिंदू लोग, नॉन मुस्लिम लोग बेचारे। अपने लोग तो मानते मुझे अच्छा इंसान, लेकिन वो लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते और मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते। आप लोगों के सब सामने हैं, तो इस तरह के बनो। मेरा बोलने का मतलब यह है, ये मेरी खुद की तारीफ नहीं कर रहा मैं, ये मेरा बोलने का मतलब है ऐसा है कि आप इस तरह के बनो। आपको ना कोई सरकार सताए, ना आपको कोई ऑफिसर सताए, ना आपको कोई PSI सताए, ना आपको कोई सरपंच सताए, ना आपको कोई राजनेता सताए। सब आपके पास आएंगे जैसे मेरे पास आते। मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है ना। कहीं भी नहीं जाता मैं, मेरे को कोई काम नहीं पड़ता किससे। वही लोगों को मेरे से काम पड़ता, वो लोग मेरे पास आते, मैं निकलता भी नहीं कहीं बाहर, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह का मैं बनाना चाहता हर बच्चे को, हर नौजवान को। आपको ना कोई गलत केस में फंसाए, ना आपको कोई झूठ बोलने का काम पड़े, ना आपको कोई कोर्ट कचहरी से लगाए, ना आपको कोई कुछ करे। जैसा मैं हूँ, मुझे ना कोई कोर्ट कचहरी है, ना कोई गलत काम में हूँ मैं, ना कोई किसी की खुशामद करने का काम पड़ता, ना किसी की चापलूसी करने का काम पड़ता, कुछ भी नहीं। ऐसा बनो कि तुम्हारे जैसा कोई ना, ऐसा बनो कि तुम्हारे जैसा कोई ना बने दूसरा। बनो तो कोशिश तो करो। हमने कोशिश करे, अल्लाह ने हमको दिया, तुम भी करो। कैसा करना उसका रास्ता हम बताते, हमको किसने नहीं बताया, लेकिन हम आपको बताने वाले अल्लाह ने हमको बना दिया तुम्हारे वास्ते। तुम हमारे एक एक लफ्ज़ की कीमत करो, एक एक सेंटेंस की कीमत करो, एक एक शब्द को सुनहरे अल्फाज समझ के पल्लों में बांधो और करो, करते रहो। इंशाअल्लाह ताला एक दिन दुनिया तुम्हारे कदमों में रहेंगी, सरकार तुम्हारे पास रहेंगी। बिल्कुल। सर, सबसे पहले अभी जितने लोग देख रहे हैं अपना इंटरव्यू, तो उनको ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के जो फर्जंद है उमर सौदागर, वो MBBS पास हुए। तो मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूंगा इस बात की कि मतलब मैं चाहता हूँ कि अपनी कौम के हर बच्चे MBBS करें। डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। 500 टाइप के डॉक्टर है, हाँ। कौन से टाइप के बनते आप बनो। 500 टाइप के इंजीनियर है, कौन से टाइप के बनते आप बनो। 500 टाइप के टीचर है, कौन से टाइप के आप बनते बनो। 500 टाइप के वकील है, कौन से टाइप के आप बनते बनो। पूरी फील्ड खाली पड़ी हुई है, खासतौर से अल्पसंख्यक अकलियतों के लिए तो पूरी फील्ड खाली पड़ी। जुडिशरी खाली है, डिफेंस खाली है पूरा। बिल्कुल। डिफेंस में जाओ, फौज में जाओ, फौज में हजारों टाइप के पोस्ट है। बिल्कुल सही। हवाई फौज है, बर्री फौज है, बहरी फौज है, उसके अंदर कई डिपार्टमेंट है, कई कोर्स है। रेलवे में कई कोर्स है, पोस्ट में कई कोर्स है, पुलिस में कई कोर्स है। जाओ ना आप उसके अंदर, आप जाते क्यों नहीं? किसने मना करा? अगर आप सरकार से अगर ये करते शिकायत, तो सरकार का दोष कुछ भी नहीं है। अच्छा। आप अपने आप को काबिल बनाओ, सरकार आपको हाथों हाथ लेती। बिल्कुल सही। बिल्कुल लेती सरकार हाथों हाथ। आप काबिल बनो ना। 5 लैंग्वेज सीखो आप, फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज, अरबिक। जाओ होम मिनिस्ट्री में जाओ आप, आपके लिए जगह खाली है। अब फॉरेन सेक्टर में जाओ, तुम फॉरेन अफेयर के, एक्सटर्नल अफेयर के अंदर जाओ आप। बिल्कुल जगह खाली है। सही। UPSC करो, MPSC करो, ब्यूरोक्रेट बनो, सरकार चलाने में आप आमदार खासदार मत बनो, ये बनो, अधिकारी बनो। हाँ। आमदार खासदार गारंटी नहीं रहती उनकी कुछ। कब सरकार बदल जाएगी, कब कौन किधर चल जाएगा, कुछ गारंटी नहीं। परमानेंट देश के मालक बनो ना। और फिर आपकी नस्ल दर नस्ल सुधर जाएंगी। आप कलेक्टर तो आपका बेटा कलेक्टर, मैं डॉक्टर तो मेरा बेटा डॉक्टर। बिल्कुल। ये तो रहती ना बात, ये तो बात रहती ना। जिसका बाप डॉक्टर उसका बेटा डॉक्टर, जिसका बाप सुतार उसका बेटा सुतार। बिल्कुल। आप अगर कलेक्टर बनेंगे तो आपका बेटा कलेक्टर जरूर बनेगा, कोशिश करेंगे कम से कम। डिप्टी कलेक्टर तो बनेगा। बिल्कुल बन सकता है। तो इस चीज़ पर हमारे बच्चों ने, हमारी कौम ने, हमारे समाज ने, हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने, हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने, हमारे ज़हीन लोगों ने इस चीज़ पर चर्चा करना चाहिए। और यही बातें में हमारे घरों में होना चाहिए। बिल्कुल 24 घंटे यही बातें होना चाहिए कि भाई कैसा हमने हमारी आने वाली नस्ल को मोड़ना चाहिए। तो एक साधन हमारे पास है हाई स्कूल का, जूनियर कॉलेज का। खास तौर से तो मैं अपने तौर से, मेरे से टूटी फूटी ज़ुबान में, मेरे पास जहाँ भी जो भी नॉलेज मुझे मिलता, अब नेट का ज़माना है तो नेट से या पेपर। अब मैं पिछले 20 सालों से रोज़ाना 6 पेपर पढ़ता हूँ।
क्या बात है, 6 मराठी, पेपर? हाँ 6 मराठी। हर ख्यालात का पेपर अलग अलग है ना। हाँ, सामना पेपर शिवसेना का, तरुण भारत आरएसएस का, लोकमत कांग्रेस का, पुण्यनगरी कांग्रेस का, फिर सकाळ राष्ट्रवादी का, ये अलग अलग टाइप के पॉलिटिकल के, सबके ख्यालात अलग अलग है ना। क्या बात है। फिर तुम उसमें से तुम क्या निकाल सकते हो निकालो। फिर उर्दू पेपर पढ़ता मैं, मेरे पास बरस के 12 महीने का नशेमन लगा हुआ, औरंगाबाद टाइम्स, एशिया एक्सप्रेस, अच्छा, अल रिसाला, ये बहुत सी चीज़ें पढ़ने के लिए बहुत है। पढ़ने वाला वहीदुद्दीन खान को पढ़ता मैं, हाँ वो पढ़ने वाला हो ना, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, और पढ़ के इंसान बहुत कुछ नॉलेज जमा कर सकता और अपनी कौम को दे सकता। बिल्कुल सही है। लोग जमा नहीं करते, लोग पढ़ते नहीं, लोग पेपर खरीदने को पैसा नहीं खर्चा करते, तालीम पर पैसा नहीं खर्चा करते, इसके लिए पीछे है। मैं तो तालीम पर पैसे खर्चा करने वाला आदमी हूँ। देखो ना, मैं मेरी स्टेट, मेरी जायदाद, मेरा पूरा का पूरा मेरी कौम पे लगा रहा, और क्या चाहिए इससे बढ़ के। बिल्कुल सबके सामने बोल रहा मैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप देख सकते। आज 10 एकड़ जमीन उसमें लगाई हुई हमने। आज 10 एकड़ जमीन बोलो कितने रुपए की, करोड़ों में। हाँ फिर वो अल्लाह ने दिया हमको तोहफा, कौम के लिए लगाने के लिए दिया अल्लाह ने तोहफा। वो उसमें हमारी आखिरत है, उसके अंदर दुनिया भी और आखिरत भी है। वो जिसको समझा उसको हमने सिस्टम से बैठाया ना, उसको बराबर उसको सिस्टम से करे वो काम को हमने ना, सोच। बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, तो ये मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मुझे बताना भी जरूर है कि लोगों के पास क्या नहीं है आज। सब कुछ हो बहुत है, लोगों के पास बहुत है। मैं तो कुछ भी नहीं, जीरो है, एक एकदम मामूली पानी का एक बूंद है मैं। लोगों के पास समंदर है, लेकिन लोग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते लोग। बिल्कुल। कौम के लिए करना चाहिए लोगों ने, ऐसे लोगों ने सामने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए सामने, क्योंकि हमारी कौम बहुत परेशान है, हमारी कौम में बहुत गुर्बत है, हमारे नौजवान बहुत परेशान है। हमने उनका सहारा बनना चाहिए। जो वाकई गरीब है, मक्कार गरीब ने, वाकई गरीब, हाँ मक्कार गरीब बहुत है, उसका प्लाट भी रहता, खेत भी रहता, शादी भी धूम से करता, बकरे भी काटता, मुर्गे भी काटता, और फिर फीस के 10 रुपये मांगेगा भी तो गरीब बन जाता। तो ऐसे गरीब नहीं चाहिए हमको, वाकई ओरिजिनल गरीब, कि जिसको बेचारे को रहने को घर भी नहीं है। सही है ना। और वो बढ़ना चाहता, पढ़ना चाहता, मेरे पास लाओ तुम ऐसे बच्चे, मैं पढ़ा लेता पूरा उनको। क्या बात है। वो जो चाहे बनना चाहे, वो अल्लाह बनाने वाला, लेकिन वो जो पढ़ना चाहे मैं पढ़ा लेता उनको। लेकिन ऐसे बच्चे ऐसे लाओ, वाकई वाले, हाँ फिर ऐसे लाओ, जरूरतमंद है वो। हाँ नहीं तो फिर तू जहाँ तेरे को समझो 1 कुंटल खाना पकाने की तेरी हैसियत में, तू 5 कुंटल खाना पका के लोगों को खिला देता, हाँ, खुरापात करता, शादी में बेपर्दगी करता, तो कहाँ से तू पैसे वाला बनेगा, कहाँ से तेरे हालात सुधरेंगे? सुधर ही नहीं सकते, बिल्कुल सही, बहुत नहीं सुधर सकते। इस पे भी रिसर्च किया ना हमने, अच्छा, कि हमारे हालात ऐसे क्यों आए। तो हम शरीयत को छोड़े हुए ना हमने, इसके लिए हालत अबतर है। आप शरीयत को पकड़ो पक्का, अल्लाह की रस्सी को पक्का पकड़ो, और काम में जुटे हुए रहो, सावधान रहो, आगे बढ़ो, कुछ वांदा नहीं। बिल्कुल मेरा खुद का तजुर्बा है। सही है ना। आपका वक्त और आपका पैसा आपने सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। आप वक्त बेहिसाब, अपने नौजवानों का वक्त बेहिसाब किधर भी इस्तेमाल हो रहा, घंटों बर्बाद हो रहे उनके घंटों, और अपना जो पैसे वाले लोग हैं उनका पैसा बर्बाद हो रहा दूसरे कामों में। कहीं और जा रहा है। हाँ, इसमें लगना चाहिए, तालीम पे लगना चाहिए। आपके फर्जंद है, ठीक है, तो आपने उनको डॉक्टर क्यों बनाया? कि बहुत सारे फील्ड है दूसरे भी, वहाँ पर भी वो जा सकते थे, तो MBBS बनाना क्यों ज़रूरी समझा आपने? असल में उसमें 2 बातें हैं। अच्छा, पहली बात तो मुझे जो 3 बेटे हैं, तो छोटा बेटा, मधवा बेटा और बड़ा बेटा। तो जब बड़े बेटे का पढ़ाई का टाइम आया, मैंने बड़े बेटे को बैठा के बोला, भाई आपको क्या बनना है? आप 10वीं पास हो गए, 12वीं पास हो गए, अब आपका टर्निंग पॉइंट है, अब आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, टीचर बनना है, क्या बनना है? तो फिर मैंने उनको वकील से मिलाया, उसके ननियाल में सब वकील है। अच्छा, जज मैंने सुना उनके नाम। जज भी है, हाँ, तो थे, इंतकाल हो गया। अच्छा, तो मैंने उनको पूरों का उनकी लाइफ स्टाइल बताया, अच्छा, पूरा बताया उनको, उनकी लाइफ स्टाइल बताया, उनके बंगले, उनके गाड़ियाँ, उनकी बिजी लाइफ, हाँ, उनकी कमाई, ये सब पूरा। इसी तरह मैंने अच्छे डॉक्टर जो है सक्सेस डॉक्टरों से मिलाया, अच्छा, कलेक्टर से मिलाया, ऐसा, SP से मिलाया, प्रोफेसरों से मिलाया,
बिजनेसमैन लोगों से मिलाया, अच्छा उसकी पूरी गरिमा बताया। ये हर माँ बाप ने बताना चाहिए बच्चे को, उसको टर्निंग पॉइंट देने से पहले 12वीं के बाद, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर बच्चा जो बोले उसको बनने देना चाहिए। अच्छा, ये सब बताने के बाद हाँ, फिर उसके दिल से ना, तो फिर हमारे बड़े बेटे को हमने ये सब बताए तो वो बोले भाई हमको कुछ नहीं, संस्था है, हमको प्रोफेसर बनना है, हम अपनी स्कूल पे पढ़ाएंगे, स्कूल संभालेंगे। क्या बात। तो हमने बोले ठीक है, हमारे बात संभालने वाले भी लोग होना, हाँ इसको आगे ले जाने वाले भी लोग होना। वो प्रोफेसर बन गए। नंबर 2 वाले को फिर हमने पूरा बताया तो उन्होंने चूज़ करे MBBS। अच्छा, इसके सिवा दूसरा कुछ बोलते ही नहीं थे वो। मतलब उनकी खुद की चॉइस। हाँ, खुद की चॉइस पर वो MBBS के लिए गए और सक्सेस भी हुए। बिल्कुल। अब इसी तरह से तीसरे जो हमने बोला भाई देखो आप ये मत समझो कि भाई भैया डॉक्टर बने तो आपको भी डॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको भी सब बताया हमने, अच्छा, ये पूरा सब। हाँ, तो उनकी भी चॉइस है भाई हमको भी डॉक्टर बनना है, तो उनकी चॉइस के मुताबिक हम उनको तालीम दिला रहे हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं ना, हमको कोई उनसे कोई बहुत सारे पैसे कमा के ला के दो, हमको ऐसा भी नहीं है। सेल्फ हो गया, आप 12वीं हो गए ना, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन कराना मेरा काम है, उसके बाद मेरा आपका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं, आपने आपका काम करना, जो भी है जैसा भी है, लोगों की खिदमत करना। ऐसा नहीं कि भाई चलो मैं अब आप डॉक्टर बन रहे तो फिर मैं आपको 2 करोड़ की ज़मीन लेके रखता, दवाखाना 3 करोड़ का बना के रखता, वो कुछ नहीं। अच्छा। आप जीरो से करो जैसे हमने करे। हाँ, लोग क्या करते, बच्चा डॉक्टरी को जा रहा है तो फिर इधर जगह लेके रखते, उसको दवाखाना बना के रखते, उसका पूरा काम करके रखते, तो वो फेल काम। बिल्कुल। नहीं, उसको खुद करने देना सब। टीचर भी बन रहा तो उसको ओरिजिनल पढ़ाई, उसको TET में पास होना, उसने सरकार में लगना, ये संस्था में लगना, जैसे भी जहाँ भी लगे जैसा, तो उसकी खुद ओन एबिलिटी पे। वकील भी बन रहा तो उसने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थ्रू एडमिशन होते वकालत में, जैसा नीट करे तो MBBS में एडमिशन होता, तो नीट करे तो वकालत को भी होता, नीट करे तो पायलट को भी होता, नीट करे तो प्रोफेसर को भी होता। अच्छा, उसके भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, एंट्रेंस एग्जाम है ना उसके सबके। तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अगर आप कहीं एडमिशन ले रहे हैं तो ही सक्सेस। क्या होता है ये पीछे से जाके मतलब नहीं, फिर वो तो फिर आप देखो, फिर आप समझो आपने पैसे भर के करे, फिर पैसे भर के नौकरी, वो फिर सब वो खेलिस खलास, वो पैसे लेने में जिंदगी चले बस। हम तो ये मैसेज देंगे किसको भी कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करो तो उनका पहिया मजबूत करो। सबसे पहले उन पे ध्यान दे के उनका पहिया मजबूत करो, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कामयाब हो सके और आपको 1 रुपया भी खर्चा ना आए। सरकार ने सब खोल के रखी इंस्टीट्यूट, सरकारी इंस्टीट्यूट खुले हुए ना सब, लेकिन उसमें कंपटीशन में उतरना पड़ता है आपको। और कंपटीशन में कौन उतरता है? जिसका पक्का पहिया हो। बिल्कुल। जिसका मजबूत पहिया हो, बेसमेंट मजबूत हो, जो ईमानदार हो, मेहनती हो, वो कंपटीटिव में सक्सेस होता ना। बिल्कुल सही चाहिए तो। हाँ बिल्कुल, तो हर चीज का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर डिग्री पास करके जाओ, हर डिग्री। हाँ, आपको वकील भी बनना है तो उसके एग्जाम है। क्या बात है। हाँ, और आपको शादी BSc भी करना है तो उसके भी एग्जाम है। बिल्कुल सही। BSc करो, MSc करो, PhD करो, प्रोफेसर। हाँ, D फार्म करो, B फार्म करो, M फार्म करो, PhD करो, कौन ना दे आपको नौकरी? बिल्कुल मिलती नौकरी, लेकिन आप में काबिलियत तो हो पहले। काबिलियत के लिए बच्चे को पहली से ही ख्याल करना पड़ता। काबिलियत अचानक नहीं आती। बहुत कम लोग रहते जो सेल्फ होशियार हो जाता बच्चा, खुद समझो करने लगता कि साला मैं मैट्रिक तो पास हुआ 90% से, लेकिन मेरी उर्दू अच्छी करना है मुझे। मैं बच्चों को वही तो बोलता जाके, ठीक है अभी तुम जो आगे मैं आपकी कुछ उकल पकल करता नहीं। अच्छा, आगे आप पढ़ के बिल्कुल, लेकिन अब आप रोज एक पेपर पढ़ो उर्दू का, पेपर की भाषा आपकी सही करो। अच्छा, जुबानदानी जिसको बोलते। रोज एक इंग्लिश का पेपर पढ़ो, आपकी इंग्लिश सही करो। रोज एक मराठी का पेपर पढ़ो, आपकी मराठी। 3 ज़बानें तो हमको 4 ज़बानें अच्छी तरह आना चाहिए, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, हिंदी। महाराष्ट्र स्टेट में हम रह रहे तो हमको मराठी पक्के आना सबसे पहले, बोलते आना, लिखते आना, समझते आना। हमारी मादरी जुबान है उर्दू, हमको अच्छी तरीके से, जिसमें हम पढ़ रहे तो उर्दू अच्छी तरीके से आना। अंग्रेज़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो अच्छे तरीके से आना। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है पूरे भारत देश की, वो अच्छे तरीके से आना। हमको संवैधानिक लैंग्वेज है वो समझना चाहिए। ये जब चीज़ें तुम्हारी 4
पहिया मजबूत हो जाएगा तो तुम कोई भी एग्जाम में इंशाल्लाह ताला फेल नहीं होने की गारंटेड पास क्या हो। बात है, बिल्कुल। मैं ज़्यादातर जब जाता ना इनके पास, बच्चों के पास 11 10 को, तो मैं सबसे पहले उनको यहाँ से चालू करता हूँ। जीरो से। हाँ, तुम्हारा पहिया ये मत कोर्स बाद में देख लेंगे अपन। तुम्हारा पहले पहिया 2 महीने तुमको टाइम, 2 महीने पहिया मजबूत करो। तुमको जो पढ़ाएंगे उस्ताद ने, तुमने जो पढ़ लिए होंगे अभी तक, तुम्हारा लड़कपन था, बचपन था, सब था, अब तुम यहाँ से ये करो तो तुमको फिर आगे तुम्हारे रास्ते पूरे के पूरे खुले। सही है ना। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो फिर आगे पूरे रास्ते मसदूद हो जाते। पहिया सही नहीं है, पहिया सही नहीं तो तुम कहीं नहीं चलते ना, कहीं नहीं चलते, तुम्हारी जिंदगी तबाह है ना। तुम कुछ ही नहीं, तुम्हारा दिल बहुत बोलता कि भाई मैंने ये बन जाना, वो बन जाना, लेकिन बन नहीं पाते ना। फिर जब तुम्हारा पहिया मजबूत नहीं तो बन नहीं पाते ना। पहिए से ही सारी। हाँ, आपका पाया मजबूत हो, बेसमेंट मजबूत होना चाहिए। बेसमेंट मजबूत तो बिल्डिंग मजबूत, चाहे फिर कोई बिल्डिंग बनाओ, कलेक्टर की बनाओ, कि कमिश्नर की बनाओ, वो नहीं गिरेगी। कि डॉक्टर की बनाओ, कि प्रोफेसर की बनाओ, कि पायलट किसकी बनाओ, रास्ते बहुत है। सही। वो रास्ता चलने के लिए आप ये बैटरी अच्छी मजबूत बनाओ ना, उजाला अच्छा दिखना चाहिए ना। चलना चाहिए उसने। हाँ, तुम्हारी बैटरी की जो बंद हो जाती है रास्ते फिर नहीं तो माँ बाप को फिर क्या लगता है, वे साला यार इतना पढ़ा, 12वीं पढ़ा, पास हुआ, 3-4 साल से पढ़ रहा और कुछ भी नहीं है, रिजल्ट नहीं मिलता ना। हमको अगर रिजल्ट देना है तो हमारे बच्चों का पहिया मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल सही है। उसके लिए माँ बाप ने भी ख्याल करना, बच्चे ने भी इंटरेस्ट, और उस साथ तो बेचारे करते जो तो है तैयारी से, उनको तो तनख्वाह उसकी मिलती ना, वो तो सबके लिए सेम ही काम करते वो हैं तो तैयार है ना करने के लिए वो सब। जो है तो आपके रोल मॉडल कि आपने बचपन से किसी को अपना रोल मॉडल बनाया है कभी अभी तक? अगर आप आखिरत के हिसाब से पूछेंगे जी। तो अल्लाह के रसूल मेरे रोल मॉडल है क्या सबसे पहले। बिल्कुल, माशाअल्लाह। उसके बाद इस सदी के औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, क्या बात। जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से हुकूमत चलाए और अपने हाथ की रोज़ी बना के अपना घर का नान नफ़्का चलाए, और टोपियाँ सिलकर और कुरान शरीफ लिखकर वो जो पैसा आता था उससे उनका घर चलता था। तो मैं मेरे खुद की हाथ की कमाई बना के डॉक्टर बना मैं, तो मैं मेरे खुद की हाथ की कमाई बना के मेरा घर चलाता, और जो पैसे बचते तो मैं पूरा स्कूल पे लगाता, बच्चों की तालीम की। उसके बाद जो है तो फिर मैं मेरी कौम के बच्चों के लिए स्कूल पे खर्चा करता पूरा पैसा। क्या बात। तो मेरा रोल मॉडल अल्लाह के रसूल और ये अल्लाह के वली लोग जो है, और उलमा इकराम। इस्लामिक स्कॉलर कौन से हैं जिनको आप अच्छे से मतलब सर्च करते हैं? डॉक्टर असरार पाकिस्तान के, डॉक्टर असरार खान, डॉक्टर असरार अहमद, जो डॉक्टर थे, MBBS थे, पंजाब के थे, पाकिस्तान गए फिर। हाँ, तो वो मेरे बहुत ज़्यादा सुनता मैं, बयान भी उनको ज़्यादा सुनता मैं। अच्छा, देखो अभी आपको एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ मैं कि जो आपकी जेल वाली कहानी थी, मैंने सुना है कि आप जेल में थे 1 महीना, तो कहानी बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं कि चलो इसकी हकीकत क्या थी? देखिए वो एक कैसा है, 1997 में जी, 1997 में 26 जनवरी के मौके पे धाड़ में थोड़ा सा फसाद उमड़ पड़ा था। अच्छा। तो उस दौरान हम जिस मोहल्ले में रहते, उस मोहल्ले का एक गरीब का बच्चा पुलिस की गोली से मर चुका था। ऐसा? पुलिस की गोली से। अब पुलिस की गोली अब कैसी चली, क्या चली, तो पुलिस ही जाने। लेकिन उसके माँ बाप गरीब थे, उसकी माँ हमारे पास आई कि मेरा बेगुनाह बच्चा मर गया, कोई बोलने वाला नहीं, रोने लगी। तो फिर हम थोड़ा हरकत में आए। आना भी चाहिए, कौमी जज्बा। तो हम ना कोई लीडर थे, ना हमें कोई सियासत आती थी, और ना ही कोई हम बहुत पैसे दिले से मजबूत थे, लेकिन हम तालीम याफ्ता होने की वजह से कानून जानते थे। अच्छा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, हमारे देश को बहुत प्यारा संविधान दिया, तो हम संविधान जानते थे। तो उसका जवाब पूछने के लिए हम पुलिस स्टेशन गए। अच्छा, कि ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ, एक बच्चा गरीब का मर गया, ये दंगा फसाद से हमको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये क्यों हुआ? तो वो बात को लेकर फिर पुलिस वालों ने देखे कि भाई ये हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते, सवाल जवाब हो सकता, हम फंस सकते। अच्छा। तो फिर वो चीज़ को दबाने के लिए उन्होंने हमको जेल में डाल दिया। ऐसा? तो जो गोली चली थी, हाँ, पुलिस के हाथ से? अब वो पुलिस के हाथ से चली थी। उस वक्त
ऐसा तो कुछ क्लियर हुआ नहीं। अच्छा, लेकिन सब किसने चलाया ये क्लियर हाँ ऐसा अच्छा। क्लियर हुआ नहीं। तो इस तरह से हम जेल में चले गए। 1 महीना अपना रमज़ान का महीना था। अच्छा तो हम जवाब पूछने के लिए गए। हमारे साथ और हमारे 2 साथी थे, मुनाफ इंजीनियर, अन्नू सौदागर। हाँ। हम 2-3 लोग गए भाई कि क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। तो फिर वो पुलिस को तो कहानी बनाना थी। एक कौम की हमदर्दी में हम गए थे। अच्छा बच्चा मरा गरीब का, उसका जवाब पूछने गए थे। तो फिर वो काफ़ी हमको तकलीफ हुई। उसमें 15 साल केस लड़ना पड़ा। पुलिस ने 15 साल? हाँ, पुलिस ने ऐसी केस बना दी थी भाई कि ये 72 लोगों ने पुलिस पे हमला किए। अच्छा तो वो केस ऐसी बन गई, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा तो बाजू रहेगा, पुलिस वर्सेस पब्लिक। अच्छा तो फिर वो पूरी कहानी बना के ऐसा हमको उन्होंने, पुलिस वालों ने खास तौर से कर दिए थे। और वो पूरा हमको 15 साल केस लड़ना पड़ा। उसका बाद में हम बाइज्जत बरी हुए। अच्छा बाइज्जत बरी हो बाइज्जत बरी हुए हम उसमें 15 साल। उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा आपका जेल के अंदर, वो कैसे? उसमें ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि भाई जो कौम के अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उन्होंने ऐसा अगर जुल्म होता है तो बिल्कुल आगे आकर निकलना चाहिए। संवैधानिक तौर से जवाब पूछना चाहिए। अच्छा दंगे फसाद ना होने देना चाहिए। अमनो अमान कायम रखना चाहिए। कायम करने की कोशिश, हमने कायम करने की कोशिश करे कि भाई क्यों हुआ ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे लोग भड़क रहे। ये हमने अमन अमान कायम रखने की कोशिश करे। लेकिन वो पुलिस को ऐसा लगा कि भाई ये कुछ ज़्यादा कुछ हो जाएगा, तो पहले इनके अच्छे अच्छे लोगों को उठा लो। अच्छा ताकि बात ही दब जाएंगी। कोई सवाल पूछने वाला ही हाँ, नहीं कोई सवाल पूछने वाला नहीं रहेगा। लेकिन सब गांव हमारे तरफ से था। पूरे गांव ने काफ़ी एहतजाज किया उस वक्त। लेकिन अब पुलिस तो पुलिस का काम करते। फिर हमको फिर वो केस लड़ना पड़ा 15 साल। अच्छा 15 साल के बाद फिर हम सब लोग बाइज्जत बरी हुए। उसमें वो बच्चे की जान चली गई। बहरहाल वो गलती से हुआ था जो हुआ था। मतलब अभी जो नौजवान हैं, ठीक है, तो अभी नौजवानों के सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक है, आपसे एक सजेशन लूँगा कि एक तरफ जो है तो पॉलिटिक्स है, ठीक है, एक तरफ है बिजनेस और एक तरफ है एजुकेशन। तो आपने पॉलिटिक्स तो देखा है, बिजनेस का भी आपका रहेगा और एजुकेशन है। तो आप जो न्यू जनरेशन है उसको क्या सजेशन देंगे कि उन्होंने कौन से क्षेत्र में आना चाहिए? सबसे पहले तो मैं न्यू जनरेशन को ये मशवरा दूंगा कि उन्होंने एजुकेशन, जब तक उनकी उम्र एजुकेशन लेने की, ऐसे तो उम्र तो इंसान माँ की गोद से तो गोर तक स्टूडेंट ही रहता। लेकिन फिर भी 25, 26, 30 साल की उम्र तक का उसने एजुकेशन ही हासिल करना चाहिए। अच्छा नौजवान बच्चों ने 25-30 साल की उम्र तक एजुकेशन ही हासिल करना चाहिए। और एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ एजुकेशन हासिल इसलिए करना है कि वो सरकारी महकमों में जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा क्योंकि कैसा है, बिजनेस में बहुत पैसा लगता। छोटे बिजनेस करने में इंसान का मन नहीं लगता। ज़्यादा बड़ा बिजनेस करने को पैसा बहुत लगता, लवाजिमात बहुत लगते, मैन पावर बहुत लगता। और छोटी मोटी नौकरी ऐसी है कि कोई भी अगर इंसान ने नौकरी किया तो 50,000 60,000 रुपये आराम से उसको आ सकते। और वो उसकी आने वाली जो जनरेशन है उसको अच्छा बना सकता। फिर उसने नेक्स्ट जनरेशन को हाईली क्वालिफाइड बनाना, अच्छा बनाना। वो पैसों से 50-60 हज़ार रुपये की जो नौकरी है वो करते हुए उसने दूसरे भानगड़ा में ना पढ़ते हुए, पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। अच्छा हमारे लोगों ने अभी 50 साल तक पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं। हमारे बच्चों ने अभी आने वाले 50 सालों तक एजुकेशन ही हासिल करना, हाई से हाई ओरिजिनल, जो मैंने इसके पहले बता दिया सब आप, वो वाली एजुकेशन, नकली एजुकेशन नहीं कि यहाँ एडमिशन ले लिया और सिर्फ एग्ज़ाम को जा रहा। वो नहीं। रेगुलर एजुकेशन, ओरिजिनल एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाली एजुकेशन। हाँ, ये एजुकेशन हमने हासिल करना आने वाले 50 सालों तक। पॉलिटिक्स हमने करना नहीं, पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं। अभी पॉलिटिक्स करना ही नहीं। अभी पहले एजुकेशन, नौजवानों की बात बोल रहा हूँ मैं। अभी जो पॉलिटिक्स में लोग हैं उनको करने दो। लेकिन न्यू जनरेशन जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, जो बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, इन्होंने पॉलिटिक्स में काय को जाना? इन्होंने अपने कैरियर पे ध्यान देना। पॉलिटिक्स करने के लिए है ना दूसरे लोग जो कुछ नहीं कर पाए, समझो, जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में जिन्होंने एजुकेशन नहीं हासिल किए उनको जाने दो। लेकिन जो एजुकेशन में बच्चे हैं, बच्चियाँ, इन्होंने पहले अपना कैरियर बनाना, हाईली एजुकेटेड बनना। और पॉलिटिक्स फिर आगे अगर आपको पॉलिटिक्स करना भी है तो वो सोच समझ की पॉलिटिक्स करना। अच्छा पॉलिटिक्स बहुत सोच समझ के करना। फिर
नाम ही पॉलिटिक्स है उसका। हाँ, नाम पॉलिटिक्स है उसका। बिल्कुल। हाँ, फिर पॉलिटिक्स पॉजिटिव करना ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे लोग तरक्की करे। झूठी सच्ची पॉलिटिक्स नहीं करना, वो कभी कामयाब नहीं होती, क्या बात। बिल्कुल नहीं होती कामयाब। झूठी सच्ची पॉलिटिक्स थोड़े दिनों के लिए दिखती है आपको, लेकिन वो सक्सेस नहीं होती। सच्ची झूठी सच्ची पॉलिटिक्स करना ही नहीं, करना है तो अच्छी पॉलिटिक्स करना, साफ सुथरी पॉलिटिक्स करना, और जब मौका है तब करना। एक आपकी ताकत और एक आपकी कमजोरी, तो आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है? मेरी ताकत तो एजुकेशन है, क्या बात है। और मेरी कमजोरी जो है तो अनएजुकेशन है। क्या बात है। जो अनएजुकेटेड लोग हो, मेरी कमजोरी है, वो कुछ काम के नहीं हो लोग। वो चाहे मेरे घर में हो, चाहे मेरी कौम में हो, चाहे मोहल्ले में हो, गांव में हो, कोई जात धर्म के हो, जो अनएजुकेटेड है वो मेरी कमजोरी है। तो कुछ फायदे के नहीं, वो देश को पीछे लाने वाले लोग हैं, गांव को पीछे लाने वाले लोग हैं। अरे जाहिर सी बात है, एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे तो जगह जगह जत्थे के जत्थे बैठेंगे, फालतू बातें होंगी। और एजुकेटेड इंसान, जैसे मैं एजुकेशन वाला आदमी हूँ, मैं डॉक्टर बना, तो मुझे फुर्सत नहीं, टाइम ही नहीं मुझे कोई दूसरे काम हो। सही। तो मेरी ताकत एजुकेशन है। क्या बात हाँ। है। एक ही जुमले में दोनों जवाब। और देखिए, आपकी ज़िंदगी के तजुर्बे, आपके 3 ऐसे तजुर्बे बताइए ज़िंदगी के जो आपने अभी तक की लाइफ में सीखा है, चाहे आपके बचपन का दौर हो, स्कूल का दौर हो या अभी का दौर हो। देखिए, मैंने मेरे बचपन के दौर में गुर्बत से जी। अमीरी में कैसा जाना। क्या बात है। गरीबी से अमीरी तक। हाँ, गरीबी से अमीरी तक, कि भाई हम गरीब थे तो हमको कैसा आगे बढ़ना है, घर बनाना है, गाड़ी लेना है, तालीम हासिल करना है। एक तजुर्बा ये हुआ। अच्छा। जो कामयाब हुए हम एजुकेशन हासिल करके। अच्छा। दूसरा तजुर्बा ये हुआ कि भाई हमारी कौम को हमको आगे कैसा लाना है। अच्छा। हम तो अमीर बन गए। आप अल्लाह ने हमको अमीर बोले तो हम खाते पीते बन गए, बढ़िया, बिल्कुल, हमको कुछ किससे लेना देना नहीं, आप देखा जाए तो। क्या बात है। लेकिन फिर हमने इस पर रिसर्च करे कि हमारे अकेले के अमीर बनने से या हमारे अकेले खाते पीते बनने से काम बनने वाला नहीं। हमारे आसपास का जो हमारा समाज है, हमारे रिश्तेदार है, ये भी हमारे जैसे अमीर बनना चाहिए। अब हम समझो अमीर बन गए, अब हमारी बेटी पढ़ ली लिख ली, फिर हमने कहा देना उसको, गरीब के वहाँ तो नहीं दे सकते, गरीब के वहाँ तो दे नहीं सकते। पार्टी अमीर होना चाहिए। हाँ, तो फिर वो हमारे में के लोग, अच्छा ठीक है, सामने वाले अमीर जो शहर के लोग हमारी बेटी को ले आएंगे करके, नहीं ले जाएंगे। तो हमारे में के जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको अमीर बनाना पड़ेगा, हमको एजुकेशन दिलाना पड़ेगा, एजुकेटर बनाना पड़ेगा, तो वो हमारी बच्ची का रिश्ता करेंगे। वाह। ये सोच है हमारी। हमारे बेटों को भी तो औरतें अच्छी मिलना चाहिए ना, नहीं तो हमारे बच्चे एजुकेशन लेंगे तो भाग जाएंगे। हाँ। दूसरी बेटियां लेके आएंगे, दूसरी लड़कियां लेके आएंगे, फिर वो जमेगा ये काम। और हमारी बेटियां हम अगर अमीर रहेंगे और हमारे बच्ची अच्छी पढ़ी लिखी रही, तो फिर वो गरीब के वहाँ जाने को तैयार नहीं होंगे। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ पूरा समाज, पूरे रिश्तेदार, पूरे दोस्त अहबाब, ये सब के सब अमीर बने, एजुकेटेड बने, ताकि हमारे उनके रिश्ते हो, हमारे उनके बराबरी हो, क्या बात, हमारा एक ऊंचा मुकाम बने सबका। ये एक तजुर्बा। बिल्कुल जबरदस्त। और तीसरा तजुर्बा हमने ये सीखे, पॉलिटिक्स भी करे ना हमने थोड़ी, तो पॉलिटिक्स का तजुर्बा हमने ये सीखे कि हमने ऐसे कच्ची पक्की उम्र में पॉलिटिक्स में जाना नहीं। अब कच्ची पक्की उम्र बोले तो पैसे दिल्ली की कच्ची पक्की उम्र, एजुकेशन की कच्ची पक्की उम्र, समाज हमारा कच्चा पक्का है, तो हमने ये अभी पॉलिटिक्स करना नहीं। हमने ये सोचकर स्कूलों का जाल फैलाए। अच्छा। कि भाई आगे हमको अगर पॉलिटिक्स करना भी है मुस्तकबिल में, भले हम ना बने आज आमदार, खासदार, मिनिस्टर, एक देख लिया हमने ट्राई करके, लेकिन हमको ये तजुर्बा हुआ कि अगर हम वाकई खड़े हुए इलेक्शन में पॉलिटिक्स करें तो लोग हमको साथ देंगे। साथ दिए लोगों ने, लेकिन अभी हमारा समाज इतना सुधरा हुआ नहीं है कि 100% हमारा साथ दे। अच्छा। तो हमको वो तजुर्बा आया, इसके लिए हमने वो तजुर्बे की बुनियाद पर फिर और स्कूलों का प्लान बनाए। अच्छा। कि भाई जितनी स्कूलें खुलेंगे चिखली विधानसभा क्षेत्र में, और जितने हम कॉलेजेस खोलेंगे और जितने बच्चों को हम पढ़ाएंगे, तो आने वाली जनरेशन वेल क्वालिफाइड तैयार होंगी। क्या बात। तो वेल क्वालिफाइड तैयार होंगी तो फिर वो चाहे हमारे समाज में से कोई घर से हो या हमारे घर से हो, ये नस्ल नहीं तो अगली नस्ल, अगली नस्ल नहीं तो अगली नस्ल, अगली नस्ल नहीं तो अगली नस्ल, तो चिखली विधानसभा से आमदार हमारी नस्ल का रहेगा, मिनिस्टर हमारी नस्ल का रहेगा। सरकारें बदलती, कानून बदलता, क्षेत्र बदलते, वोटर बदलते, तो हमको हमारा वोट पढ़ा लिखा तैयार करना है, हमको हमारे नस्ल में से कोई पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन तैयार करना है। अच्छा। वो इसके लिए भी हमने ये इदारे हम खोल रहे हैं। अच्छा, क्या बात, बिल्कुल सही है। हाँ, एक पूरा बेसमेंट तैयार कर रहे हैं हम, ऐसा अंधाधुंधे
क्या खड़े होगा, गिरगा, आगा, ख़त्म होगा, बेच डाला इतने एकड़ ज़मीन, ये चलेगा वो चलेगा। क्योंकि मुझे तजुर्बा आया, मैं जब इलेक्शन लड़ा ना तो मुझे मुसलमान लीडर ऐसे मिले चिखली विधानसभा में, अरे बोले पॉलिटिक्स क्या कर रहे, बोले हमने तो इतने एकड़ ज़मीन कमाए बोले पॉलिटिक्स में। अच्छा। मैं साला दंग रह गया कि अरे पॉलिटिक्स में ज़मीन कमाए, ये क्या बात हुई, पॉलिटिक्स में ज़मीन कमाने की ज़रूरत क्या है, तुम अच्छी तरीके से पॉलिटिक्स करो। तो फिर हमने उस पर रिसर्च करे, वो तजुर्बा आया जो तजुर्बा पूछे आपने, पॉलिटिक्स का एक तजुर्बा, एजुकेशन का एक तजुर्बा, गुर्बत का एक तजुर्बा, ये तजुर्बा आया हमको। क्या बात है। तो हमको ये तीनों चीज़ें हमारे समाज में गुर्बत ख़त्म करना है, एजुकेशन लाना है और एजुकेटेड पॉलिटिशियन तैयार करना है। अच्छा। जैसे देखो रिजवान सरपंच हमने एजुकेटेड पॉलिटिशियन दिए, बिल्कुल एजुकेटेड पॉलिटिशियन है, ग्रेजुएट बच्चा है वो, बिल्कुल। ग्रेजुएट सरपंच है वो, और क्या चाहिए आपको। सही है। उसकी नस्ल से, आने वाली नस्ल से कोई आमदार बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। खासब कंपनी के अंदर ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनकी नस्ल से कोई आमदार बनेगा, खासदार बनेगा। सिराज डॉक्टर की नस्ल से कोई आमदार बनेगा, खासदार बनेगा, ग्रेजुएट पढ़ेगा लिखेगा तो होएगा। तो लेकिन इसके लिए हमको सबको पढ़ा लिखा बनाना पड़ेगा, और वो पहल हम कर रहे हैं कि हम इसके लिए स्कूलें खोल रहे हैं कि खासब का बनो, सौदागर का बनो, शेख का बनो, सैयद का बनो। ग्रेजुएट बनेगा तो ही वो अच्छा आमदार बनेगा, अच्छा खासदार बनेगा, अच्छा चिखली विधानसभा को लेके चलेगा। ये जो इदारे हैं ये पूरी कौम के है, क्या बात। मेरे अकेले के नहीं है। अल्लाह ने मुझे उसका रूह रवा बनाया, अल्लाह ने मुझे उस पर एक मुहाफिज बनाया, अल्लाह ताला ने वो मेरे हाथ में दिया, अल्लाह ताला ने मुझे चुना, ये मेरी खुशकिस्मती है। लेकिन जो भी काबिल बनेगा वो इदारे का मालक बनेगा आगे चल के, बिल्कुल। चाहे कोई तो होगा, चलते रहेगी। तो चलते रहेगा क़यामत तक। ये ज़रूरी नहीं कि मैरिज खानदान में इदारा रहेगा हो, ये ज़रूरी नहीं कि मैरिज खानदान से कोई पॉलिटिकल पर्सन अच्छा बनेगा, ये ज़रूरी नहीं कि मैरिज खानदान से कोई बहुत भारी डॉक्टर बनेगा। नहीं, मैं कर ही रहा इसलिए कि हर खानदान से, मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं कि इसका नहीं होना उसका नहीं होना, सब पूरे कोशिश करो। कंपटीशन है, खड़े हो जाओ मार्केट में, कंपटीशन में उतरो, जो बनेगा बनेगा, जो जाएगा जाएगा, जो लेगा हाथ में, संस्था हाथ में लो, पॉलिटिक्स हाथ में लो, कुछ भी बनो। तुम काबिल है तो तुमको अल्लाह देगा, नहीं काबिल हो तो ऑटोमेटिक बाजू हो जाएगा। अगर आपको मौका मिला फिर से आमदारी या खासदारी का इलेक्शन लड़ने का तो क्या लड़ोगे आप? नहीं, अभी तो फिलवक्त मैं नहीं समझता कि अब मेरी एज के हिसाब से काफ़ी वक्त हो गया। कैसे अब अभी मेरा समाज तैयार नहीं हुआ ना। अच्छा। मैं जो चाह रहा, हाँ हालात मेरे हाँ, मुझे जो मेरा समाज है, सबसे पहले तो मुझे मेरे समाज के लोग ही वोट डालेंगे ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनको देख के बाकी लोग वोट डालेंगे, ये होता है हर पॉलिटिक्स में, ये ऐसा ही है। अच्छा। हर एक का अपना अपना वोट बैंक है। तो मेरे समाज का वोटिंग अभी इतना है कि भाई समझो तुम एक ग्राम पंचायत का सरपंच बन सकते, मेंबर बन सकते, जिला परिषद के मेंबर बन सकते। वो तो हम बनाए, रिजवान को बनाए ना, सरपंच बनाए, जिला परिषद का मेंबर बनाए। वो है ना एक हमारे खानदान में से समझो, या हमारे कौम में से, या हमारे गांव में से वो बच्चा है ना अभी, बिल्कुल है ना वो अभी। तो अब मेरी तो अभी फिलहाल ऐसी कोई तैयारी नहीं है, और मौका मिला भी तो अभी मैं ये मिशन में लगा हुआ हूँ। अच्छा, बेसमेंट तैयार एजुकेशन के मिशन में, और बेसमेंट, क्योंकि मुझे आज ये एक दिन की, 2 दिन की, महीने की, साल की पॉलिटिक्स नहीं करना है, मुझे 100 साल की पॉलिटिक्स का बेसमेंट तैयार करके जाना है। चाहे फिर वो मैं लड़ो या कोई लड़ो, जो भी लड़ेगा वो मेरा। क्या बात है। वो खानदान कबीला उससे कुछ लेना देना नहीं, जो लड़ेगा वो मेरा। मेरा कहीं नाम आना नहीं, मेरा कहीं पोस्टर आना नहीं, मेरा किसी ने कुछ निकालना नहीं, सिर्फ मैं जो बना के जा रहा इसको आगे लेके जाना। ये जो गाड़ा मैं यहाँ तक खींच के लाया, ये गाड़े को पीछे नहीं ले जाना, आगे नहीं लेके गया तो कम से कम वहाँ जगह पे रखना, फिर कोई और मेरे जैसा पैदा होगा। जैसा आपने शुरुआत में बोले कि कभी कभी लोग ऐसे पैदा होते, तो अल्लाह ताला ने आपने मुझे चुने उसमें से कि अल्लाह ताला कभी कभी ऐसे लोग पैदा करता। बिल्कुल। तो हर कोई ऐसा मेरे जैसा पैदा होगा जो ये गाड़ी को आगे ले जाएगा। अपन कम से कम उसको आगे नहीं लेके जा सकते, तुम अभी फिलहाल तो जगह पे खड़े रखो, पीछे मत ले जाओ। बिल्कुल। तो आगे ले जाने की तैयारी तो मैं उनको करके दे रहा। मेरे घर में से नहीं बोल रहा मैं, पूरे गांव में से। अच्छा, जो भी शुरू है मतलब। हाँ, बिल्कुल तैयारी शुरू है। जब बच्चे, देखिए सुनिए, जब बच्चे पूरे पढ़े लिखे नस्ल दर नस्ल पूरे 100% जब ग्रेजुएट हो जाएंगे, लड़के लड़कियां, तो जब घर को जाएंगे तो सोच समझ के वोट करेंगे ना। क्या बात है, वाह। पढ़े लिखे, अभी तो अंधाधुंध चलती है वोटिंग,
भाई फलाना है अपना है, ये दो मार दो, नहीं। वो जब मौसम आएगा तो फिर वो टाइम में जो भी रहेगा चालाक, जो भी चाणक्य रहेगा, चाणक्य, हाँ वो बिल्कुल भुनाएगा। वो मेरी ये चीज़ें जो है ये उनको देके जा रहा मैं, क्या बात। आने वाली नस्ल को मैं ये धरोहर देके जा रहा। एक दिन तो मरूंगा ना मैं, 10 साल बच्चों, 20 साल बच्चों, 30 साल बच्चों, एक दिन तो मुझे जाना पड़ेगा दुनिया छोड़ के। लेकिन उनके लिए मैं ये धरोहर बना के जा रहा, इदारे कायम करके जा रहा, उनके लिए पूरा माहौल बना के जा रहा। और ये सब बोल दे रहा मैं, तो ये सुनने वाले, समझने वाले मेरी बात समझ लेंगे, लग जाएंगे तैयारी में। हाँ, तैयारी में लग जाएंगे, सही है ना। बिल्कुल तैयारी में लग, पॉइंट की और बहुत गहरी बात है। हाँ वो जो चाणक्य लोग होंगे वो तैयारी में लग जाएंगे। सही है। फिर आपकी ये बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं रहूंगा, नहीं, जो उस वक्त में रहेगा मैं रहूंगा या मेरे बच्चे रहेंगे, मेरे नाती पोते रहेंगे, नहीं, जो काबिल बनेगा। क्या बात है। संस्था को भी वही संभालेगा, चिखली की पॉलिटिक्स को भी वही संभालेगा, धाड़ की पॉलिटिक्स को भी वही संभालेगा, जो जिसको जैसा रहेगा वो कोई भी हो, फिर क्या बात है। लेकिन वो ग्रेजुएट रहेगा इतना। और अभी जो न्यू जनरेशन है उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग फील्डों में मतलब गलत काम कर रहे हैं, उनको सही रास्ता बताने वाला नहीं है कोई, तो उनके लिए क्या सजेशन दोगे आप? नई जनरेशन के लिए तो मैं सबसे बेहतरीन सजेशन ये दूंगा कि उन्होंने एजुकेशन लेके पहले अपना कैरियर चूज करना। अच्छा। और कैरियर चूज करके अपने रोजी रोटी का इंतजाम करना। हाँ। और अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करके सबसे पहले अपना अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे बच्चों की आला तालीम का इंतजाम करना। अच्छा। अच्छी तालीम का इंतजाम दीन और दुनिया की, ताकि उनको आगे मुस्तकबिल में कोई तकलीफ ना हो। फालतू बातों में, फालतू कामों में उन्होंने टाइम पास करना नहीं। अच्छा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम बहुत पीछे हैं और कौमों से बहुत पीछे है, और हमारे देश में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत मौके हैं हमको आगे बढ़ने के। अच्छा। हमने वो मौक़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, हमने वो अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए। हम यूज़ नहीं कर रहे प्रॉपर। बिल्कुल सही है। वो चीज़ें आप हम में देखो ना, हम पूरे आप देखो, हम कौन थी हम क्या सरकार में थे क्या? स्कूल लाए तो हम क्या खासदार थे, आमदार थे? हम तो अपोजिशन में गए, बीएसपी से इलेक्शन लड़े। हाँ। फिर भी हमने सरकार से स्कूलें लाए, कॉलेजेस ला रहे, तो है कि नहीं अपॉर्चुनिटी? यहाँ आपको हिस्सा है कि नहीं बराबर? सरकार कोई भी आओ, ठीक है, सरकार की अपनी अपनी पॉलिसी रहती, बीजेपी है उसकी अपनी पॉलिसी है, शिवसेना अपनी उसकी पॉलिसी है, कांग्रेस है अपनी उसकी पॉलिसी है। वो पॉलिसी को अच्छे तरीके से आपने इस्तेमाल करते हुए आप अपने समाज को कैसा आगे ले जा सकते, देश को कैसा आगे ले जा सकते, अमन कैसा कायम कर सकते, ये आपका टैलेंट है। बिल्कुल। ये टैलेंट आप में कब आएगा? जब आप एजुकेशन लेंगे। एजुकेशन लेंगे तो आपको पॉलिटिक्स समझेंगे, एजुकेशन लेंगे तो आपको ख्यालात समझेंगे, कौन से ख्यालात क्या पार्टियाँ है, सबके अलग अलग, फिर सबके अलग अलग ख्यालात है ना। बिल्कुल सही। अब देखो ना, अभी आपके आप हालात देखो, तुम कौन से ख्यालात की हुकूमत आई हुई है, फिर आपको इसमें से कैसा आपने आगे निकलना। तो फिर आप एजुकेटेड रहेंगे तो आपको सब आएगा करते, हर चीज। अनएजुकेशन नहीं रहेंगे तो बोलेंगे अरे बाप उसकी सरकार आ गई, डर गए। अरे इसका आगा, डर गए। सही है। हम नहीं डरते, हम तो बोलते किसकी भी सरकार आओ हमारी है। हमको तो संविधान में जो हिस्सा लिखा हुआ है तुमको मिलना है ना, तुमको लेते आना ना। हमको लेते आया, हमको लेते आ रहा, हम ले रहे। बिल्कुल। दिन भर पूरा भारत जमा होता दवाखाने में हमारे। सही है। दिन भर लोग देते हैं हमको, हम तो आमदार, खासदार, मिनिस्टर, मंत्री, पंतप्रधान से भी ज्यादा रिस्पेक्ट हमारी है। सही। इज्जत करते लोग। पंतप्रधान ने कहा रोके हमको कि भाई क्यों लोग तुम्हारे पास इतने आ रहे, कोई मंत्री ने कहा रोका कि भाई आपके पास इतने लोग क्यों आ रहे। नहीं, आप में क्वालिटी बनाओ, आप चलाओ बढ़िया देश। तुम यहाँ से भी चला सकते ना, वो गद्दी पे जाके बैठने से थोड़ी देर, वो तो चलाते बेचारे, वो तो उनको मालूम है कैसा अपना गांव, गली, मोहल्ला, अपना जिला ही संभाले तो बहुत बड़ी बात है। अमनो अमान से उनको मदद करना, अपन ने जो पोस्ट पर जाके बैठे हुए उनकी तकलीफ उनको मालूम। वो तुमको थोड़ी बोलेंगे, वो तो अपना इतना बड़ा देश चला रहे ना, पंतप्रधान हमारे इतना बड़ा देश चला रहे, उनके साथ जो नेता लोग इतना बड़ा देश चला रहे, मामूली बात थोड़ी है देश चलाना। सही। उनको मालूम, हमने उनको मदद करना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में नंबर 1 है। इतनी लूटमार होने के बाद आज भी हम सोने की चिड़िया है। सही बात है। इतनी लूटमार होने के बाद आज भी हम सोने की चिड़िया है, और हमारे पंतप्रधान और इसको सोने की चिड़िया बनाना चाहते तो हमने उनकी मदद करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे सीएम इसको सोने की चिड़िया बनाना चाह रहे हैं, हमारे स्टेट को हमने उनकी मदद करना चाहिए। कोई भी सीएम आओ, अब वो उनके मजबूरी रहते हैं पॉलिटिकल, वो चलता है उनका, हमने उनकी मदद करना चाहिए। हम आम जनता है, हमने सोच समझ के बात करना चाहिए।
हमने ऐसी बात करना चाहिए जिससे अमन अमान कायम रहे, भाईचारा बनावा रहे। और ख़ास तौर से जहाँ जहाँ डैमेज कंट्रोल है, मतलब हमारा समाज का डैमेज कंट्रोल ये है कि हमको एजुकेशन की ज़रूरत है अभी। बाकी ईरान तोहरान अमेरिका के पॉलिटिक्स में हमने अभी पढ़ना ही नहीं। हमारा देश है, हम इसके वतनदार है, हम मूल निवासी है, हम खास लोग हैं यहाँ के जो कम रोजी में ज़िंदगी गुजार रहे। हमारी कोई डिमांड नहीं, हम कोई हवाई जहाज नहीं मांग रहे, हम कोई 5 स्टार होटल नहीं मांग रहे, हम कोई बड़े बड़े ओहदे नहीं मांग रहे। हम तो सबसे आखिरी दर्जे के लोग हैं, ये मेन लोग हैं यहाँ के। जो भी ऐसे होंगे मेरे जैसे आखिरी दर्जे के लोग, ये खास यहाँ के वतनदार हैं। बिल्कुल हकीकत है। फिर इन्होंने अपने देश को बहुत अच्छे तरीके से संभालना, अपने देश को बहुत और भी दुनिया के अंदर नंबर 1 बनाने की कोशिश करना। हम नंबर 1 है, नंबर 1 हमको बनना है, बताना है लोगों को बन के। सही है। तो ये कब आएगा आपको? एजुकेशन से। अभी हम जो इतनी बातें कर रहे हैं एजुकेशन से। सबके पीछे हाथ एजुकेशन के। बिल्कुल। मैं तो यही बोलूँगा, मैंने जो कुछ भी आज तक पाया, जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, सब एजुकेशन से। बिल्कुल सही है। सोच समझ के कदम उठाते हैं ना हम, कोई प्रॉब्लम नहीं आता हमको। सही है। एजुकेशन की वजह से हमारी कदर कीमत करते लोग एजुकेशन की। बिल्कुल। ठीक है, आपको जो शायरी पसंद है तो ऐसी आपके कोई फेवरेट शायर का नाम बताओ, या आपको जो शायरी याद है या आप बचपन से आपकी फेवरेट है वो सुनाइए। देखिए, मुझे तो काफ़ी शायर पसंद है, जिसमें से सबसे ऊपर तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल है। नईम अख्तर खादमी बरानपुरी। हाँ, क्या बात है। बना के अपना तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। उनकी शायरी सादी सलीस और हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों के समझने के काबिल है, और हमने वो समझ के अगर उनकी शायरी को हमारे दिलो दिमाग में उतारा तो बहुत तरक्की कर सकते। अल्लामा इकबाल की शायरी तो बढ़िया है, उसमें तो हमको ऐसी ऐसी नसीहतें हैं कि हमारी उसके अंदर दुनिया बनना, आखिरत भी बनना है। अल्लामा इकबाल की शायरी। राहत इंदौरी की शायरी नंबर 1 है। क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं। अच्छा। फारसी का शेर है, फारसी उर्दू। क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, शबे गमे दोष रहूं। क्या बात है। बहुत भारी, बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। अभी आप अपने लाइफ में और ऐसे कौन से काम करना चाहते हैं, आपके आइंदा के जो अज़ाइम है, जिसको आपको ज़माना याद रखे? अभी भी तो आपको ज़माना याद ही रखेगा, लेकिन और क्या करना चाहते हैं आप ऐसे कि जिससे और ज़माना आपको याद रखे? देखिए, मैं पहले से आपको कह रहा हूँ कि मेरा फोकस पूरा तालीम पर है। हाँ। तो मैं तालीम के अंदर ऐसे कुछ काम करके जाना चाहता कि जिससे लोग मुझे क़यामत तक याद रखें। मैं नाम नहीं चाहता, नमूद नहीं चाहता, रहे नाम अल्लाह का, अल्लाह की ज़ात रहने वाली, ये सब ख़त्म होने वाला है। लेकिन आपके सवाल का जवाब दे रहा मैं कि मेरे हाथ से कुछ ऐसे काम हो जाए। हो सकता है धाड़ के अंदर यूनिवर्सिटी कायम हो जाए, इंशाल्लाह हो भी सकता है, धाड़ के अंदर मेडिकल कॉलेज कायम हो जाए। तो ऐसे कुछ मैं एजुकेशन के अंदर ही करना चाहता, लेकिन अच्छा एजुकेशन के अंदर ही, ताकि एजुकेशन से ही मैं मेरी कौम को कुछ दे सकता, उनकी नस्ल दर नस्ल उससे फ़ायदा उठा सकती। क़यामत तक सवाब जारिया है, चलते रहेगा। मैं कब्र में चले भी जाऊँगा तो मुझे सवाब मिलते रहेगा, क़यामत तक सवाब मिलते रहेगा। ये है मेरे दिल में बात। मेरा जो भी है सब कौम के नाम, सब आने वाली नस्ल के नाम, पूरा सब कुछ उनके लिए। अल्लाह सिर्फ मेरा वो कबूल कर ले, मेरे ख़ानदान को कबूल कर ले उसके लिए। हाँ, मेरे जो भाइयों ने मेरे साथ मेहनत करे, जो उन्होंने उनका भी पैसा मेहनत जो लगाए खुलूस दिल से, वो अल्लाह ताला सब उनका कबूल करे बस। ये कबूलियत सब बहुत बड़ी बात है ना। हम अगर नामो नमूद के लिए करें, बताने के लिए करें, तो अल्लाह तो पूछेगा ना तूने तेरा होगा साहब, क्या है। तो वो नहीं, वो नियत हमारी है कि अल्लाह ताला हमारा कबूल कर ले बस। तो कुछ ऐसा काम हमसे हो जाए कि जो होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे। याद रहना नहीं रहे छोड़ो, लेकिन अल्लाह ताला कबूल करे। आपके हाथ में कि चलो एक दिन के लिए आपको इंडिया का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो आप एक दिन में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं? लेकिन अगर मिला आपको तो आप क्या करना चाहोगे? अगर मुझे मौका पंतप्रधान बनने का मिला तो सबसे पहले मैं एजुकेशन पे जोर दूंगा। क्योंकि दुनिया में जो भी कौम ने तरक्की की, चाहे तुम चीन देखो, जापान देखो, दुनिया के पूरे ममालिक देख लो, जो तरक्की याफ्ता है, तरक्की पजीर नहीं। हमारा देश तो तरक्की पजीर है, तरक्की याफ्ता में फ़र्क है। जो तरक्की याफ्ता है तो वहाँ अच्छे से अच्छे क्वालिटी की यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा है। हम अभी उस मामले में बहुत पीछे है, और एजुकेशन ही हर चीज़ का हल है। तो यहाँ पे हमें बहुत भारी यूनिवर्सिटीज़ कायम करने की ज़रूरत है। तो मुझे अब एक दिन का जब मौका दे रहे, अब तो मैं और क्या क्या कर सकूँगा।
तो मैं ये काम करूँगा कि भाई पहले हमारा जो क्रीम है नौजवान नस्ल, तो उनको अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी कायम करके उनको एजुकेशन में, वो एक दिन में तो होने वाला नहीं है यूनिवर्सिटी, हाँ परमिशन मिल जाएंगे, लेकिन वो फिर वो हमेशा के वास्ते हो जाएंगे ना। हाँ। तो भाई हमेशा उससे वो यंग जनरेशन निकलेगा, जिससे कि अपना देश बिल्कुल नंबर 1 बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। अब बाकी तो समझो अमन कायम करना और ये डिपार्टमेंट में ऐसा लाना, भ्रष्टाचार खत्म करना, तो एक दिन में तो नहीं होने वाला। एजुकेशन रहा तो सब होगा, एजुकेशन रहा तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, एजुकेशन रहा तो भाईचारा बनेगा, एजुकेशन रहा तो अमन कायम रहेगा, वो भी टॉप का एजुकेशन, टॉप की यूनिवर्सिटियाँ, एजुकेशन रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लोगों को अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, खेड़े पाड़े में देहात में हर तरफ लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एजुकेशन रहेगा तो हर चीज़ का इंतजाम अच्छा रहेगा ना। अच्छे कलेक्टर मिलेंगे तो वो ज़िले को अच्छा संभाल लेंगे। कलेक्टर ही ज़िले का मालक होता है। एक कलेक्टर अगर अच्छे नेचर का अच्छा कलेक्टर अगर एक ज़िले को मिला तो वो पूरे डिपार्टमेंट सुधार देता। इस तरह से पूरा देश सुधर सकता। बिल्कुल, एक दिन में इतना कर सकते भाई हम। बिल्कुल, क्या बात है, ज़बरदस्त। और कभी आपकी लाइफ में ऐसा मोड़ आया कि आपने ऐसा सोचा कि नहीं चलो, ऐसा हिम्मत हारने वाला कभी मोड़ आया आपको कि आप एकदम हिम्मत हार दिया आपने, फिर वहां से आपने वापस जिंदगी को शुरुआत की है? हाँ, मैंने एक बार हिम्मत हार दिया था। अच्छा। मैं जब जेल में चला गया हाँ। तो थोड़ा मैं नर्वस हो गया था। ये साला ये क्या है, ज़िंदगी में अपन ने कभी कुछ करे नहीं, जुर्म करे नहीं, कुछ नहीं करे, सलाखों के पीछे आ गए। लेकिन मुझे जो टैलेंट लोग थे, कौम के जो अच्छे लोग थे, समझदार लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने मुझे समझाया कि तुमने कोई जुर्म करके जेल में नहीं आए, कोई डाका डाल के जेल में नहीं आए, किसी का कत्ल करके जेल में नहीं आए। तुम एक अच्छे काम के लिए अपनी कुर्सी से उठे और सरकार को जगाए कि भाई ये क्या होगा, कैसा होगा। तो ये अच्छे काम के लिए जेल में आना, तो ये तो अच्छी अलामत है। इसमें आपको दुनिया में भी इज्जत मिलेंगे और आखिरत में भी इज्जत मिलेंगी। तो मैं आपको डेफिनेट बोल रहा कि उस वक्त से मेरे हालात ही बदल गए। क्या बात है। बिल्कुल हालत बदल गए मेरे। मुझे और ज़्यादा इज्जत मिली और लोग, मैं तो सोचता था साला मैं जेल में आ गया, मेरा दवाखाना बंद हो जाएगा, लोग मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, लोग मुझे समझेंगे भाई ये साला जेल में से जाके आया, लोग मेरे से मिलने के नहीं। तो मुझे लोग ज़्यादा मिलने आए, मेरे पेशेंट ज़्यादा बढ़ गए, मुझे मेरे रिश्तेदार ज़्यादा चाहने लगे, मुझे गोर गरीब लोग ज़्यादा शिकायतें मेरे पास लाने लगे इंसाफ के लिए कि भाई देखो हमारे साथ ऐसा हो रहा, ऐसा करो, ऐसा यूँ करो, देखो ये कैसा हो रहा। लोगों को ज़्यादा मुझसे उम्मीदें लोगों की वाबिस्ता हो गई। अच्छा। तो फिर वो उसी का तो नतीजा है कि मैं 2004 में इलेक्शन भी लड़के देख लिया पब्लिक के लिए और अच्छे से कुछ करूं। मेरे जहन में बात थी कि भाई कुछ बनेंगे अपन तो पब्लिक को और अच्छा कर सकेंगे, लेकिन वो थोड़ा फिर मैंने उस पर रिसर्च किया कि अपन इतनी जल्दी ये काम सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि अपन को पहले समाज को सुधारना, समाज को एजुकेटेड करना पड़ेगा, जो मैंने पहले आपको बताया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसा होते ऐसा होते गया, एक एक चीज़ निकलती गई। वो मैं करते चल रहा। अब जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक का मैं वो सब चीज़ें करते रहूँगा। क्या क्या चीज़ें अड़चन आ रही है, उसमें कैसा रिसर्च, कैसा क्या है, वो सब आप लोगों को, नौजवानों को बताते चलूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी, जब तक फिर जो अच्छे लोग पैदा होंगे, जो अच्छे बनेंगे, करेंगे, वो सब इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा काम करेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर सफ़ेद है। सफ़ेद? हाँ, सफ़ेद पाकीज़ा की निशानी है और वो मुझे बहुत पसंद है। मैं सफ़ेद कलर को ज़्यादा पसंद करता हूँ। और आपको खाने में क्या पसंद है? मैं खाने में सादा खाना पसंद करता, दाल, चपाती, चावल। मैं गोश्त भी खाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं हल्का खाना, सादा खाना, इसको ज़्यादा पसंद करता, जो कि आम लोग खाते। हाँ, जो आम लोग खाते वो खाना मुझे पसंद है। क्या बात है, बढ़िया। और आपको आपके कोई बचपन के दोस्त का नाम है, याद है कि कोई आपका दोस्त था बचपन में बोल के, या भी है? मेरा बचपन का दोस्त आबिद हुसैन डॉक्टर बुल्ढाना के। अच्छा। हाँ, आबिद हुसैन डॉक्टर मेरे बचपन के दोस्त है। और यहाँ के मेरे जो क्लास के दोस्त है वो 3-4 दोस्त है मेरे। अच्छा। इकबाल रिक्शा वाले, सत्ती शाबुद्दीन घड़ा वाले। अच्छा। और वहाँ से ने तो उस्मान ड्राइवर। अच्छा। ये मेरे बचपन के दोस्त है। क्या बात। लंगोटी यार है मेरे, सब आते मेरे पास हमेशा। ऐसा क्या? हाँ, मशवरा लेते, आते, पूछते, बैठते, पुरानी बातें होती है हमारी। रफीक दाता, वो भी मेरा दोस्त है। वो भी मेरा क्लासमेट है, बचपन का दोस्त है मेरा। हाँ, वो भी बैठता, आता, मशवरे लेते। वो भी अच्छे मशवरे देता मैं उनको, जो साफ सुथरे, बेहतरीन। ये मेरे अच्छे दोस्तों में से। और आपकी कार कलेक्शन कौन सी, फेवरेट कौन सी कार में?
मेरे कार कलेक्शन फेवरेट जो है हाँ। तो मैंने अभी तक लिया नहीं वो, अच्छा लेकिन मेरे पास दूसरी कार है, लेकिन मेरी कार कलेक्शन जो फेवरेट है वो सिटी होंडा, अच्छा, होंडा सिटी, क्या बात वो है। मुझे बहुत पसंद है। वेरी गुड। और देखो ऐसा होता है कि मतलब इंसान बचपन में या कभी ऐसा सोचता है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने मुझे इस वक्त में हेल्प किए थे। तो अभी आपके पास में मौका है कि आपके जहन में कुछ ऐसे नाम है जिनका नाम लेकर आप उनका शुक्रिया अदा करना नहीं, मैं तो पूरे गांव का शुक्रिया अदा करूंगा। क्या बात सबने मेरी मदद करे, पढ़ते वक्त, कॉलेज जाते वक्त, है। अच्छा, दवाखाना खोलने के बाद वो लोग आए ना, हाँ, वो वही लोगों ने तो मुझे बड़ा बनाए। क्या बात है। फिर मेरे नज़दीक के लोगों ने, मेरे गांव के लोगों ने, मेरे समाज के लोगों ने और दूसरे समाज के लोगों ने, जो मेरे गांव के लोग हैं खास, हाँ हाँ, जैसा भोई समाज है, बौद्ध समाज है, माली समाज है, तेली समाज है, ये जो हिंदू समाज के जो लोग हैं जो मेरे पास आए डॉक्टर बनने के बाद में, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा ना। मुझे कौन पहचानता था? क्या बात, सही, बिल्कुल। 91 के पहले मुझे कोई नहीं पहचानता था ना। जब मेरा बोर्ड लगा, जब मैं दवाखाना खोला, ये लोग आने लगे, आज तक का जो लोग आ रहे, तो फिर मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा ना सबसे पहले। क्या बात है। जो लोगों ने मुझे ऊंचा उठाए, ये लोगों ने मुझे पैसा दिए, धेला दिए, मोहब्बत दिए, शोहरत दिए, इज्जत दिए, सब दिए लोगों ने। मैं उनका ये चीज़ें मैं सब उनको लौटाना चाह रहा। क्या बात है। स्कूल के जो ये लोगों ने मुझे दिए, वही मैं उनको लौटाना चाह रहा, संस्था के माध्यम से, इंस्टीट्यूट खोलने के माध्यम से। क्या बात है। हाँ, उनका ऐसा ना सब ये मेरी ज़िंदगी गुजर रही, बस तो अल्लाह ने मुझे उनके दरमियान भेजा ज़िंदगी गुजारने के लिए। वही लोगों ने मुझे बड़ा बनाया, वही लोगों ने दिए, उन्हीं से मैं ले रहा, उन्हीं को लौटाना चाहता मैं, उन्हीं की नस्ल दर नस्ल बनाना चाहता, फिर वो किसकी भी हो, अच्छा, बिल्कुल। दीन धर्म का, मज़हब का, इसका कुछ इसमें ये नहीं है कि भाई चलो ये मज़हब के वालों करना है, नहीं, सब बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, मुझे सबके काम करना है। मैंने मराठी बीएड कॉलेज खोला बाकी बच्चों के लिए, बाकी धर्म के बच्चों के लिए। उर्दू बीएड कॉलेज है अपने पास मुस्लिम बच्चों के लिए। मेरे पास जो स्कूल पे टीचर है, हिंदू समाज के बच्चे भी टीचर लिया मैंने स्कूल पे, बिल्कुल, हाँ, नौकरी पे, पक्की नौकरियां दिया उनको। मुस्लिम के बच्चे हैं, हिंदू के बच्चे भी है मेरे पास नौकरी कर रहे। बिल्कुल सही है। इस तरह से मैं पूरे गांव पे मेरी पकड़ है, पूरा गांव पकड़ बोले तो कुछ मैं बहुत बड़ा ये नहीं हूँ, लेकिन पूरा गांव मुझे चाहता, कनेक्ट है, मतलब। कनेक्ट है। हाँ, सब पूरे समाज के लोग मुझे चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत बड़ी मैं बात किसी का दिल दुखा नहीं सकता और किसी का नाशुक्रा बन नहीं सकता, मैं पूरे गांव का शुक्रगुजार हूँ। है। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। और आप लाइफ में कभी इंस्पायर हुए किसी से? मैं लाइफ में तो बहुत लोगों से इंस्पायर हुआ यार। हाँ, जैसे जिनका नाम आप ले सकते हैं, जैसे कि भाई चलो इनकी लाइफ को देख के मुझे मिला कि ये कर सकते हो, तो मैं ये एपीजे अब्दुल कलाम, अच्छा, उनसे इंस्पायर हुआ मैं बहुत। अच्छा, कितने अच्छे इंसान थे वो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनसे इंस्पायर हूँ मैं बहुत। हाँ हाँ, असदुद्दीन अवैसी साहब से इंस्पायर हूँ मैं बहुत। क्या बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करते हो, साफ सुथरी पॉलिटिक्स है उनकी, क्वालिफाइड अच्छा, ऐसे लोग होना पॉलिटिक्स में। हाँ, बैरिस्टर। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत फैन हूँ उनका। कभी ज़िंदगी में मुलाकात होगी तो बहुत, मैं मेरी ख्वाहिश है कि मेरी इनसे ज़िंदगी में मुलाकात हो जाए कभी, इंशाल्लाह। हाँ, क्या बात है, कि मैं उनका आशीर्वाद ले लूँ, उनसे दुआएं ले लूँ। क्या बात है। हाँ, कुछ सीख लूँ उनसे। वैसे तो मैं हमेशा उनके प्रोग्राम सब देखता हूँ नेट पर, अच्छा, और मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता। अच्छा, अच्छा, मुझे बहुत पसंद है वो लीडर, बिल्कुल। बिल्कुल।